So, बच्चों, today we are going to start very important system that is the cardiovascular system. So, इसके अंदर जो सबसे पहले हम चीज को डिस्कस करेंगे that is the embryology. ठीक है। अब जो बच्चों इसकी एम्ब्रोलॉजी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने इसका मैंने लेक्चर दिया हुआ काफी डिटेल का ना, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने जो एक चीज याद रखनी है वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन होता है वो आपका ब्यूटीफुल हार्ट होता है। What is the first functional organ into your body? That is the beautiful heart. Your heart मतलब फोर्थ वीक के अंदर जो हार्ट होता है ना, ये फंक्शन करना शुरू कर देता है। याद रखिएगा, ये पहला ही ऑर्गन है। मतलब बिल्कुल सी वो जो आपके पास हार्ट ट्यूब बनती है ना, वो पंप करना शुरू कर देती है। सो वो हमारे पास फंक्शनल बन जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर अब हमारे पास हार्ट के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सर उसके चैम्बर्स हैं, सर उसके सेप्टम्स हैं, सर उसके वॉल्स हैं, सर उसकी आउटकम्स हैं। आउटकम से मुराद है आयोटा एंड द पल्मोनरी आर्टरी। अब इन सब की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। जो इसमें आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपने याद रखनी है फॉर्मेशन, वो एक तो आपने एथियल इंट्रा एथियल सेप्टम की याद रखनी है। दूसरा इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम की फॉर्मेशन याद रखनी है। एक आपने इसकी फॉर्मेशन याद रखनी है जो हमारे वॉल्व्स की है। ठीक है। तो देखो बच्चों, एक तरफ राइट एट्रियम है, एक तरफ लेफ्ट एट्रियम, दोनों के दरम्यान में क्या बनना है, सेप्टम बनना है। सेप्टम को बनाने के लिए जो सबसे पहले हमारे पास चीज बनेगी दैट इज अ सेप्टम प्राइमम। जो पहले बनता है वो सेप्टम प्राइमम होता है। अब देखिए, ऊपर से सेप्टम बन गया, दरम्यान में होल क्रिएट हो गया। तो ये जो होल क्रिएट हो रहा है इसको हम कहते हैं ओस्टियम। ठीक है। मतलब देखो ना, ओस्टियम के अंदर भी ओ है और होल के अंदर भी ओ होता है। तो चीजों को ना मेमोराइज इस तरीके से थोड़ा सा ना ट्रिक्स के साथ याद किया करें। मैं अक्सर एक चीज अपने स्टूडेंट्स को भी बताता होता हूँ कि देखो, वी हैव मोर देन 20,000 डिजीजेस एंड इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू मेमोराइज ईच एंड एवरी डिजीज। ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, ज्यादातर डिजीजेस के अंदर हमने निमोनिक्स याद किए हुए हैं। ज्यादातर चीजों के अंदर हमने मतलब कि ना, मतलब ट्रिक्स याद की हो कि अच्छा ये चीज इस तरह से मैं याद कर सकता हूँ। सो इस तरह ये छोटी छोटी चीजें ना आपको ये नॉर्मली हमें लगता है कि यार दे आर नॉट हेल्पफुल, लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एग्जाम के अंदर ये चीजें आपको ना याद आती हैं। जब वहां पर आप डीडी बना रहे होते हो ना, तो आपको अक्सर याद आ जाती है कि हाँ, उस बंदे ने ये चीज बताई थी या ये चीज इस तरह होती है। सो ये चीजें आपको एट द एग्जाम के अंदर हेल्पफुल होती हैं। ठीक है। सो सेप्टम प्राइमम जो सबसे पहले बनेगा, जो उसके दौरान में होल होगा, उसको हम ओस्टियम प्राइमम कहेंगे। अब भाई हम चाहते हैं कि ये जो दरमियान वाला होल है ना, ये क्लोज हो जाए। उसके लिए फिर हमें जरूरत पड़ती है किसकी, सेप्टम सेकेंडम की। ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास जो ऊपर से एक तो सेप्टम प्राइमम आ गया, दूसरा मेरे पास सेप्टम प्राइमम नीचे से, क्योंकि देखो ये जो एंडोकार्डियल कुशन होता है ना दरमियान से, ये इधर से भी क्या इलोंगेट होना शुरू हो जाता है। सो नीचे से भी इलोंगेशन हो रही है, ऊपर से भी इलोंगेशन हो रही है। ऊपर से भी जो और पहला सेप्टम बना है वो प्राइमम है, और नीचे से भी जो पहला और सेप्टम बना है वो मेरे पास प्राइमम है, क्योंकि ना इस साइड से ये पहला बना है। सो इसलिए हम क्या कहते हैं कि एंडोकार्डियल कुशन से भी सेप्टम प्राइमम बनना शुरू हो जाता है, ताकि हम क्या करें, ओस्टियम प्राइमम को क्लोज कर सके। अब जब बच्चों नीचे से भी प्राइमर बनना शुरू हो जाए, ऊपर से भी प्राइमर बनना शुरू हो जाए, अब वो जो हमारे पास ओस्टियम था ना, जो कि ओस्टियम प्राइमम था, वो दरमियान के पहले वो हमारे पास बहुत बड़ा था। अभी यहाँ पर अगर आप नोटिस करो ना, ये क्या था, देखो कितना बड़ा ओस्टियम है। लेकिन अब ये ओस्टियम क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो जब ये ओस्टियम मेरे पास क्लोज होना शुरू हो जाए ना, जब ऊपर भी प्राइमम है नीचे भी प्राइमम है, तो उस ओस्टियम को हम ओस्टियम सेकेंडम कहते हैं। ठीक है जी। ये ओस्टियम सेकेंडम आ गया। लेकिन सर, आपके पास सेप्टम प्राइमम नीचे से भी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है, दरमियान में ओस्टियम सेकेंडम भी हो गया, लेकिन अभी तक ये पूरा वॉल नहीं बना दोनों के दरमियान में। सो बच्चों, इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन बनती है, सेप्टम सेकेंडम की। ये जो सेप्टम सेकेंडम है, ये कंप्लीटली क्लोज कर देता है आपके इस सेप्टम्स को या आपके इस ओस्टियम को। सो जब सेप्टम सेकेंडम, काइंडली डू रिमेंबर दैट, जो चीज पहले बनी हुई है वो प्राइमम है, जो उसके साथ बनी है वो मेरे पास सेकेंडम है। अब नीचे तो वैसे ही वैसे आपका सेप्टम प्राइमम है, ऊपर से सेप्टम सेकेंडम है, दोनों आपस में फ्यूज होंगे। तो जो हमारा मकसद था कि आपका राइट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट एट्रियम वाले ब्लड से सेपरेट हो जाए, वो यहाँ पर फुलफिल्ड हो गया। अब अगर बच्चों ये हमारे पास सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम आपस में फ्यूज नहीं होंगे, सो इससे हमें नुकसान क्या होगा कि आपका जो एक साइड का ब्लड है वो दो आपस में मिक्सअप हो सकता है। अब मिक्सअप कैसे होगा, बात याद रखिएगा कि जिस साइड की तरफ ज्यादा प्रेशर होता है वो ब्लड उसको मतलब पुश करता है। आपको पता है लेफ्ट एट्रियम में ज्यादा प्रेशर होता है, लेफ्ट हार्ट में पूरे में ज्यादा प्रेशर होता है, नॉट ओनली इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम में भी ज्यादा प्रेशर होता है। तो वो पुश करके ब्लड को ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को
वो आपके राइट एट्रियम में मतलब कि पुश कर सकता है, जिससे हमारे पास दोनों जो ब्लड्स हैं वो आपस में मिक्सअप हो सकते हैं। सो इसलिए बेटर यही होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट यही होती है कि ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएं। राइट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में हो, लेफ्ट का राइट एट्रियम के अंदर फ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास है दोनों वॉल्स क्रिएट हो गई हैं। यहाँ पर काइंडली एक बात याद रखिएगा, अगर मेरे पास सेप्टम जो आपके एमसीक्यूज आते हैं ना, क्योंकि ज्यादातर हमने इसको रिलेट करना है आपकी पैथोलॉजी के साथ, तो यहाँ पर अक्सर जो एमसीक्यूज पूछा जाता है ना, वो इस पेटेंट फोरामेन ओवेल के बारे में पूछा जाता है। सो अगर बच्चों आपका ये जो सेप्टम प्राइमम और जो सेप्टम सेकेंडम है, ये अगर आपस में फ्यूज ना करें, अगर फ्यूज ना करेंगे तो दरमियान के अंदर क्या स्पेस क्रिएट हो जाएगी, होल क्रिएट हो जाएगा। तो वो जो होल क्रिएट होता है उसको हम फोरामेन ओवेल कहते हैं। अब देखो, सिंपल याद रखने का तरीका बताऊं, ओवेल का क्या मतलब है, वही होल। फोरामेन का क्या, जो पहले बनता है। पेटेंट का वर्ड हम यूज करते हैं एबनॉर्मेलिटी के लिए। जहां पर एबनॉर्मेलिटी होती है ना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेटेंट। जैसे पेटेंट फोरामेन ओवेल हो गया, पेटेंट डेक्टेसार्टियोसिस आपने सुना होगा। सो पेटेंट का वर्ड होता है एबनॉर्मेलिटी का। तो यहाँ पर पीडीए, यहाँ पेटेंट फोरामेन ओवेल क्यों हो रहा है बच्चों, सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकेंडम आपस में फ्यूज नहीं हो रहा। यहाँ पर हमारा एक बहुत ही क्लिनिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आता होता है कि देखो, हो सकता है यहाँ पर हमारे पास अगर 50 या आई गेस 60 स्टूडेंट्स बैठे हुए ना, आप में से जो 50% स्टूडेंट्स हैं इनके अंदर अभी भी जो पेटेंट फोरामेन ओवेल है वो अभी भी प्रेजेंट है। लेकिन आप लोग एसिम्टोमेटिक हो, आपको कोई सिम्टम नहीं आ रही। क्यों, देखिए ना, अगर मेरे पास सर फोरामेन ओवेल बना हुआ वहां पर, वो अभी तक मतलब क्लोज नहीं हुआ, तो ब्लड मिक्सअप हो रहा है, तो मुझे उसकी सिम्टम आनी चाहिए। काइंडली यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपके पास 1 mm का फोरामेन ओवेल है ना, मतलब छोटा सा होल है, सो वो थोड़ा सा ब्लड मतलब मिक्सअप भी हो जाए ना, तो वो ज्यादा इशू नहीं होता। क्योंकि देखें, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड राइट एट्रियम में जा रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में, लंग्स में, लंग से वापस आपके लेफ्ट एट्रियम में आ रहे हैं। सो उतने ब्लड से हमें ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए हमारे अंदर जो 30-50%, ये एग्जैक्टली लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंगली 50% लोगों के अंदर पेटेंट फोरामेन ओवेल होता है, बट दे आर एसिम्टोमेटिक। तो हम में से जो 30 बंदे उनके अंदर है लेकिन सिम्टम नहीं आ रही। अगर कोई पूछे भाई सिम्टम क्यों नहीं है, तो आपने सिंपल बताना कि भाई इतना मतलब कि ब्लड मिक्सअप नहीं होता कि जिससे आपको सिम्टम आना शुरू हो जाए। हाँ, अगर उसका साइज बढ़ता जाए, 2 mm हो जाए, 3 mm हो जाए, 1 सेंटीमीटर हो जाए, सो फिर हमारे पास सिम्टम्स आ सकती हैं। लेकिन एक साथ बात आपने और याद रखनी, जिनके अंदर पेटेंट फोरामेन ओवेल होता है उन लोगों के अंदर स्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है। अब आप कहेंगे सर हाउ इट्स पॉसिबल, सो लेट्स टेक अ एग्जांपल। हमारे पास एक पेशेंट है डीवीटी का। अब डीवीटी की बहुत सारी प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस होती हैं, जैसा प्रेगनेंसी हो गया, जैसा मेलिग्नेंसी हो गया, जैसा बेड रिटर्न हो गया, जैसे कोई पेशेंट हाइपर कोएगुएबल ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है, या कोई किसी की लंबी फ्लाइट्स हैं, वो आप सबको पता है कि डीवीटी कैसे हो सकती है। चले हम यहाँ पर एक प्रेग्नेंट फीमेल का केस लेते हैं। एक हमारे पास यंग फीमेल है, 35 साल की, प्रेगनेंसी के अंदर है। प्रेगनेंसी के अंदर हाइपर कोएगुएबल स्टेट होती है, मतलब कि जगह जगह पर आपके क्लोट्स बनते हैं, और वो क्लॉटिंग जरूरी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि देखिए ना, प्रेगनेंसी के दरमियान जो आपका ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम होता है ना, वो ज्यादा होता है। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि देखो बच्चों, नॉर्मली ना 5.5 लीटर ब्लड है मेरी बॉडी के अंदर, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर ना, ये फीमेल्स के अंदर, अब आप मेरे बारे में ना सोचना शुरू कर दीजिए, फीमेल के अंदर ये 6.0 लीटर तक ब्लड पहुंच जाता है, मतलब ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब आप मुझे खुद बताएं, अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा ना, तो आपके वहां पर हेमरेज का रिस्क भी ज्यादा होगा। मतलब ना, ब्लड वेसल्स फट सकती हैं आपकी। यहाँ जितने भी होल्स हैं, लाइक नोज की बात कर लो आप, या इसके अलावा अम्बेलिकस की बात करो, तो वहां पर मतलब कि ब्लड लीक आउट हो सकता है। सो इसलिए अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रिलीज होता है। वो प्रोजेस्टेरोन आपके लीवर को कहता है कि भाई क्लॉटिंग फैक्टर्स को ज्यादा बना। वो क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा बनते हैं और ब्लड सर्कुलेशन में क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा रहते हैं, ताकि वो क्या कर सकते हैं, जगह जगह पर क्लॉटिंग करवा के ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सकें, जो ब्लड ओवर वॉल्यूम की वजह से क्रिएट हो सकती है। ठीक, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ये एमबीएमई का क्वेश्चन भी है कि प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल कौन सी प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन में हो सकती है, वो ये डीवीटी। और डीवीटी के बाद जो अभी मैंने रिलेट करना है, फीमेल को डीवीटी हुई, आपको पता है जब हमारे पास डीप वेनस थ्रोम्बस बनता है, वो थ्रोम्बस टूटता है, इम्बोलस बनता है। इम्बोलस अब कहाँ पर आता है, आपकी वेन्स के अंदर। सबसे पहले वो पोप्लेटियल वेन में था, ऊपर फिमोरल वेन में आया, उसके बाद आपकी इंफीरियर वेना केवा में आया। इंफीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ पर ड्रेन होता है, यू नो डैट,
वो हमारी राइट एट्रियम में आता है। अब वो वाला ब्लड जिसके अंदर एम्बोलाई है वो राइट एट्रियम में आया, वो एम्बोलस अगर ये फोरामेन ओवेल वहां पर प्रेजेंट हुआ तो वो आपका एम्बोलाई क्या कर सकता है, यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा सकता है। सो राइट एट्रियम से वो एम्बोलाई लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से एम्बोलाई लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में आएगा, अयोटा में। अब अयोटा से ब्लड कहाँ पर जाता है, आप सबको पता है, हमने निमोनिक याद किया हुआ है सर, कोई हमें इशू नहीं है। अयोटिक आर्च हमें याद है, ABCS, ABCs भी मैंने याद करवाया। ए से अयोटिक आर्च, बी से ब्रैकियोसेफेलिक, उसके बाद सी से कैरोटिड है, और एस से सब क्लेवियन है। ये हमने इसी सीक्वेंस के साथ याद किया हुआ है। सो देखें, वो एम्बोलाई जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, वो एम्बोलाई सबसे पहले जाएगा ब्रेकियोसेफेलिक के अंदर, ठीक है। ब्रेकियोसेफेलिक क्या करती है, आगे जाके हमारे पास ब्लड देती है एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी को, मतलब कॉमन करोटिड आर्टरी को वो देती है, और कॉमन करोटिड आर्टरी से आगे एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी, और एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, दो इसकी सब ब्रांचेस होती हैं। और वही क्या करती है, ऊपर जाके ब्लड आपके ब्रेन को देती है। अब ये एम्बोलाई कहाँ पर पहुंच गया, आपके ब्रेन के अंदर, सो इट कैन कॉज द एम्बोलाई। अब बच्चों यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे, ब्यूटीफुल क्वेश्चन ये है कि सर थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि ब्लड मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, लेकिन आपने यहाँ पर थोड़ी सी अंकी फेंकी की है। वो कैसे, कि आप एम्बोलाई को राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ लेके गए, लेकिन प्रेशर तो लेफ्ट एट्रियम में ज्यादा होता है, जो ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ जा रहा होता है। सो अगर लेफ्ट एट्रियम में कोई एम्बोलाई है तो वो राइट एट्रियम में जा सकता है, लेकिन जो राइट एट्रियम के अंदर एम्बोलाई है वो लेफ्ट के अंदर कैसे आ सकता है ना कॉमर्जेंसी को मतलब बात, आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था। लेकिन चले मैं आपको खुद बता देता हूँ, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बच्चों देखो, ये जो एम्बोलाई होता है ना, इसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये ब्लड के प्रेशर के ऊपर मैटर नहीं करता। अगर उस एम्बोलाई की डेंसिटी ज़्यादा है ना, तो देखिए वो वॉल के साथ लगा होता है, क्या है वो जो हमारा इंटरएट्रियल सेप्टम है ना, वो उस वॉल के साथ लगा होता है। अब अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई ना, तो वो अपनी डेंसिटी की वजह से मूव आउट करेगा। किसकी वजह से मूव आउट करेगा, अपनी डेंसिटी की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रेशर। तो वो ज्यादा डेंसिटी हुई, वो नीचे है, जैसे ही वो जहां पर होल होता है ना, उधर से वो कहां पर चला जाता है, पुश आउट हो जाता है लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा। अब थोड़ा सा भी इसको और इंटरेस्टेड बना लेते हैं। इंटरेस्टेड ये है कि अब वो एम्बोलाई कहता है कि भाई आई डोंट वांट टू गो टूवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम। अब मेरे पास एक और पेशेंट है, अब उस पेशेंट को जैसे मैंने आपको तब बताया 50% पेशेंट में पेटेंट फोरामेन अवेयर है, 50% हमारे ठीक भी तो है ना। लेकिन ये जो ठीक है ना, इनके अंदर भी मसला हो सकता है। वो मसला क्या है कि वही एम्बोलाई जो लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ गया था ना एटीएम में, अब वो भाई राइट एटीएम से, अब आपको पेटेंट फोरामेन अवेयर नहीं है, तो वो एम्बोलाई राइट एटीएम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से वो एम्बोलाई आपका कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक में अगर कोई एम्बोलाई चला जाए तो वो क्या काज करवा सकता है बच्चों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो इसका मतलब ये हुआ कि सर ना एसिम्टोमेटिक वाले बंदे बचे हैं, और ना जो हमारे पास सिम्टोमेटिक थे वो बचे हैं। मतलब जिनके अंदर पेटेंट फोरामेन ओवेल होगा ना बच्चों, उनके अंदर स्कीमिक स्ट्रोक ज्यादा होता है, डीवीटी की वजह से अगर एम्बोलाई बनते हैं। और जिनके अंदर पेटेंट फोरामेन ओवेल नहीं है ना, उनके अंदर डीवीटी की वजह से ज्यादातर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है। काइंडली ये चीजों को आपने याद रखना, ठीक है। चलिए एटिया वाला तो मसला हल हो गया, अब हम आते हैं वेंटिकल्स के ऊपर। क्या हमने वेंटिकल्स के दरमियान में भी तो सेप्टेशन करनी है ना, तो बच्चों यहाँ पर ना इसकी दो पार्ट्स होते हैं। एक मेरे पास जो होता है ना वो ऊपर की तरफ से आता है, काइंडली यहाँ पर देखिएगा, अगर मेरे पास ये एंडोकार्डियल क्वेश्चन है, सो एक मेरे पास ऊपर से आता है सेप्टम, और एक मेरे पास नीचे से आता है, ठीक है। एक बच्चों हमारे पास होता है मस्कुलर पोर्शन, जो कि हमारे पास मोस्टली ऊपर से आ रहा होता है, और दूसरा हमारे पास होता है मेम्ब्रेनस पोर्शन, ठीक है। देखो ना ये दो पोर्शन आ रहे हैं, एक ऊपर से एक ये नीचे से, और ये दोनों आपस में फ्यूज करके ना आपके वेंट्रिकल्स के दरमियान में सेप्टम करते हैं। एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, काइंडली याद रखिएगा, एक मेरे पास मस्कुलर पार्ट होता है, ठीक। अब जो ज्यादातर आप लोगों ने सुना, अब ये दोनों मेम्ब्रेनस और मस्कुलर आपस में फ्यूज होते हैं, आपका ये सेप्टम बन जाता है। लेकिन अगर ये आपस में फ्यूज ना हो, यहाँ जो आपका ये जो मेम्ब्रेनस वाला पोर्शन है ना, ये मेम्ब्रेनस वाला पोर्शन आपका छोटा रह जाए, यहाँ ये वीक रह जाए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है बच्चों, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, या जिसको हम क्या कहते हैं, VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। सो काइंड यहाँ पर याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके पास है ना, ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, आपको पता है
मोस्ट कॉमन हार्ट के अंदर जो कंजेंटल डिफेक्ट है वो ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। और दूसरे नंबर पर कौन सा इसका पोर्शन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वीकनेस होती है, ये भी आपने याद रखना है बच्चों। वो इसका होता है मेम्ब्रेनस पोर्शन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर व्हाई आर यू सो मैसी अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, आप एएसडी और वीएसडी के ऊपर ही आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया बच्चों। कोई एग्जाम ऐसा नहीं जिसके अंदर इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। आपके एमबीएमए के अंदर भी आता है क्वेश्चन इसमें से, और आपकी एनआरई के अंदर आता है। आप कहेंगे सर कोई एग्जांपल भी दे दें कि कौन सा मतलब एनआरई के अंदर क्वेश्चन है ऐसा। सो लास्ट टाइम बच्चों डाउन सिंड्रोम को रिलेट करके एएसडी का जो कॉन्सेप्ट था ना ये पूछा गया था, मैं वो अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन कंजेंटल डिफेक्ट बच्चों कौन सा है, डेट इज द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। किसकी वजह से ज्यादातर होता है, अगर आपका जो मेम्ब्रेनस पोर्शन है जो अगर वो वीक रह जाए, ठीक है। दूसरे नंबर एक बात को और याद रखिएगा, मैं एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, डेट इज एंडोकार्डियल क्वेश्चन। बच्चों ये जो एंडोकार्डियम होता है ना यही आपके वेंट्रिकल्स को बनाता है, यही आपके एट्रिया को बनाता है, सेप्टम को, और यही आपके वॉल्स को बनाता है। कौन, एंडोकार्डियल क्वेश्चन। ये वर्ड आपने नहीं बोलना, एंडोकार्डियल क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर आपके जो पार्ट्स है ना वो यही बनाता है। एक चीज को याद रखिएगा, एंडोकार्डियल जो क्वेश्चन है ना ये आपका एट्रियल सेप्टम भी बनाता है, ये वेंट्रल सेप्टम भी बनाता है, दोनों को बनाता है, ठीक है। सो अगर किसी पेशेंट के अंदर ना एंडोकार्डियल क्वेश्चन की फॉर्मेशन के अंदर अगर कोई डिफेक्ट होता है ना तो उस बंदे के अंदर क्या हो सकता है, उसका एएसडी का भी इफेक्ट होगा और उसका वीएसडी का भी इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट के अंदर एंडोकार्डियल क्वेश्चन का मसला होगा, उसको एएसडी भी होगा, उसको वीएसडी भी होता है। सर कोई एग्जांपल भी देना कि किसके अंदर एंडोकार्डियल क्वेश्चन का इफेक्ट हो सकता है। ये ज्यादातर बच्चों होता है डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं। कौन से पेशेंट्स होते हैं जो ज्यादातर डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं ना उनके अंदर एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट होते हैं, इसीलिए उनके अंदर एएसडी भी हो सकता है, वीएसडी भी हो सकता है, मिटरल वॉल का इफेक्ट भी हो सकता है, एटीएल वॉल का भी इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आप में से कोई मुझे बता सकता है कि डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जीआई के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, व्हाट डू यू थिंक, एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट। कि मेरे पास एक डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है, सर आपने हार्ट का तो बता दिया कि उसके अंदर एएसडी हो सकता है, उस पेशेंट के अंदर वीएसडी हो सकता है, तो जो मेरे पास जीआईटी के अंदर अगर डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है तो उसको क्या इशू हो सकता है, एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ वेरी गुड, ड्यूडिनल एट्रियजिया, गुड हो गया। दूसरा नंबर याद रखना हर्ष स्प्रिंग डिजीज, जो मेगा कोलोन जिसको हम कहते हैं ना हर्ष स्प्रिंग डिजीज। बच्चों ये भी बहुत ज्यादा मतलब जिसका तीसरा नाम है ए गैंग्लियोनिक डिजीज भी। सो जो हमारे पास डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं ना उनके अंदर हार्ट का पूछेंगे, एएसडी वीएसडी मिटल वॉल डिफेक्ट एटीएल वॉल डिफेक्ट एंड ट्राइकस्पिड वॉल डिफेक्ट। जीआई का पूछेंगे बच्चों तो उसमें आपने बताना है ड्यूटेनल एट्रेसिया होता है और उन पेशेंट्स के अंदर मेगा कलॉन या हर्ष स्प्रंग डिजीज का इश्यू होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हैं न्यूरोलॉजिकल भी इफेक्ट्स भी हैं, वो आगे इंशाल्लाह मैं आपको सिस्टम के साथ 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 बताता जाऊंगा, ठीक है। सो ये था बच्चों हमारे पास एम्ब्रियो। अब हम आते हैं डेरिवेशंस के ऊपर। ये डेरिवेशंस में से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। डेरिवेशंस के अंदर बच्चों क्या है कि सर जो स्टार्ट के अंदर जो बच्चा होता है ना उसके अंदर जो कुछ मतलब ऑर्गन्स बनते हैं, क्योंकि आपको पता है जो एक बच्चे की सर्कुलेशन होती है ना जिसको हम फिटल सर्कुलेशन कहते हैं, हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे भी। जो फिटल सर्कुलेशन होती है और जो एक अडल्ट सर्कुलेशन होती है दोनों के अंदर बच्चों डिफरेंस होता है। दोनों के अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है। फिटल सर्कुलेशन के अंदर क्या इशू होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि फिटल सर्कुलेशन पूरी क्या होती है। एक मिनट, ठीक है जी कनेक्ट हो गया। फिटल सर्कुलेशन बच्चों चेंज होती है, अडल्ट सर्कुलेशन चेंज होती है। वो क्यों होती है, उनके अंदर जो कुछ हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं ना वो एडिशनल होते हैं, या जो कुछ टिश्यूज होते हैं वो एडिशनल होते हैं। वो कौन से होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहले आता है बच्चों डक्टस आर्टियोसिस, ठीक है। दूसरे नंबर मेरे पास आता है डक्टस विनोसिस। ये अभी ना फिटल सर्कुलेशन मैंने यहाँ पर पढ़ी तो मैं ये सारे आपको वहां पर ना ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि ये कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो इसमें बच्चों सबसे पहले देखो डक्टस आर्टियोसिस, इसकी ना ये डेरिवेशन पूछी जाती है, ये एनआर एग्जाम के अंदर ना ज्यादातर पूछी जाती है कि हाँ भाई डक्टस आर्टियोसिस से बाद में क्या बनता है, डक्टस विनोसिस से क्या बनता है, फोरामेन ओवेल से क्या बनता है, एलेंटॉइस से क्या बनता है, अम्बिलिकल आर्टरीज और वेन से क्या बनता है। सो जो इसमें डक्टस आर्टियोसिस है सिंपल सी याद रखनी है, ए है तो ये बनाता है लिगामेंट आर्टियोसिम, ठीक है। देखो सिंपल सी याद है, डक्टस विनोसिस, ठीक है जी। ये डक्टस विनोसिस क्या बनाता है, लिगामेंट, लिगामेंटम विनोसम, वो वी से भी आपने याद रखना है। इसके बाद है फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल क्या बनाता है, फोसा ओवेलस।
अच्छा, ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपके पास ज्यादातर जो ऑर्गन डीजेनरेट होते हैं ना, वो पीछे हमारे पास फोसास बनाते हैं। फोसा हम कहते हैं बच्चों डिप्रेशन को। मतलब कि वो जो एक डिप्रेशन सा आपको बन जाता है ना, कि जिससे बंदे को लगता है कि हाँ यार, यहाँ पर ना पहले कोई चीज प्रेजेंट थी। सो उस चीज को हम फोसा कहते हैं। ये फोसाज आपके मतलब ब्रेन के अंदर भी होते हैं, अंटीरियर फोसा, पोस्टीरियर फोसा, ठीक है। तो ये डिप्रेशन होता है जो कि यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद बच्चों एलेंटॉइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने पढ़ना है। एलेंटोइस और यूरेकस, ठीक है, ये बनाते हैं मेरे पास मीडियन अम्बेलिकस लिगामेंट। और इनका काम क्या होता है असल में ना, जो फीटस का ब्लैडर और अम्बेलिकस होते हैं ना, इन दोनों में, इनको दोनों को जो कनेक्ट चीज करती है वो यूरेकस होता है। कहानी वैसे तो एम्ब्रियोलॉजिकल बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो हमें याद करने होते हैं, लेकिन ये यूरेकस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखने का एक तरीका है सिंपल सा, देखो यूरेकस, अब आपको भूलेगा नहीं कैसे। यूरेकस इज अ कनेक्शन बिटवीन द अम्बेलिकस एंड द यूरिनरी ब्लैडर। अगर आप मेरे वर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे ना, मैंने कहा अम्बेलिकस एंड द यूरिनरी ब्लैडर। सो दोनों का वर्ड जो है ना वो यू से स्टार्ट हो रहा है। सो इनके दरमियान में जो कनेक्शन करवा रहा है वो भी कौन है, वो है यूरेकस, ठीक है। सो यूरिनरी ब्लैडर और अम्बेलिकस के दरमियान में यूरेकस कनेक्शन करवाता है। तो अगर ये परसिस्टेंट रह जाए ना, तो उन बच्चों की जो अम्बेलिकस होती है वहां से यूरन निकल रहा होता है। सो इसलिए ये नॉर्मली डीजनरेट कर जाती है, और डीजनरेट करके क्या बनाती है, मीडियन अम्बेलिकल लिगामेंट। फिर बच्चों हमारे पास होता है अम्बेलिकल आर्टरीज। आपको पता है दो अम्बेलिकल आर्टरीज होती हैं, और एक हमारे पास अम्बेलिकल वेन होती है। एक अम्बेलिकल वेन, दो अम्बेलिकल आर्टरीज। अब आप कहेंगे सर आप नंबर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप ये एनआरई का क्वेश्चन है, ठीक है। अम्बेलिकल आर्टरीज बच्चों क्या बनाती हैं, अम्बेलिकल, देखो ना लास्ट पे ए एल आ रहा है, तो सो ये मीडियल अम्बेलिकल, सॉरी ये मीडियल लिगामेंट बनाती हैं। अब आप देखा मैं इसके बारे में क्यों इतना ज्यादा मैसेज, अब ऊपर देखो मीडियन है और नीचे क्या है, मीडियल है। तो दोनों ऑलमोस्ट जो वर्ड है ना वो सेम है, तो इसलिए बंदा वहां पर कंफ्यूज हो जाता है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अम्बेलिकल ए एल है लास्ट पे, तो इसमें इससे मीडियल अम्बेलिकल लिगामेंट बनता है, ठीक है। बाकी अम्बेलिकस जो अम्बेलिकल वेन है वो लिगामेंट टैंस बनाती है, ठीक है। आगे बच्चे होते हैं फिटल सर्कुलेशन। फीटस सर्कुलेशन, जब तक फीटस हम कहते हैं जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, जब तक ये माँ के पेट के अंदर होता है, तो बच्चों इसका जो पूरी ब्लड सर्कुलेशन है वो डिपेंड करती है मदर के ऊपर, ठीक है। सो अगर मदर से उसने अपनी ब्लड सर्कुलेशन लेनी, तो उसके लिए उसको क्या है, एक एडिशनल सर्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी, एक चेंज सर्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी। सो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास बच्चों क्या होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट शंट्स होते हैं। ये शंट हेल्प करते हैं ताकि वो जो ब्लड है, क्योंकि बच्चे का तो जो मतलब लंग्स हैं वो तो अभी तक फ्यूज हैं, या वो अभी तक नॉन फंक्शनल है। वो नॉन फंक्शनल क्यों है, उसके पीछे एक पूरी लंबी चौड़ी कहानी है कि मतलब जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, उसके जो लंग्स है वो काम क्यों नहीं करते। बट हम यहाँ पर अपने सिस्टम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। बच्चों तीन शंट्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है अम्बेलिकल वेन, इसको हम कहते हैं डक्टस विनोसिस शंट। ये तीनों शंट आपने याद रखना। पहला शंट जो होता है वो डक्टस विनोसिस पे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपके लिए इजी हो जाएगा। दूसरा शंट कहाँ पर होता है, फोरामेन ओवेल के दरमियान, ठीक है। तीसरा शंट कहाँ पर होता है, डक्टस आर्टियोसम के दरमियान। अब जरा बच्चों इधर आओ, ये क्या है, ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा हमारे पास ऐसा टिश्यू होता है जिसकी मदद से जो फीटस और मदर होती है उन दोनों के दरमियान में ब्लड की एक्सचेंज होता है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो हमारे पास क्या आ रही है, ये अम्बेलिकल वेन आ रही है। क्या आ रही है बच्चों, अम्बेलिकल वेन है। इन्होंने कहाँ पर मेंशन किया हुआ, ये देखिए। अब इसको रेड देख के ना अम्बेलिकस आर्टरी नहीं कहना आपने, ये जो ब्लड लेके जा रही है ना, चलिए मैं तो मेंशन करें, ये अम्बेलिकल वेन है मेरे पास, ठीक। अब ये अम्बेलिकल वेन जा रही होती है किसकी तरफ, लीवर की तरफ। लेकिन बच्चे के लीवर की तरफ तो हमें ब्लड सारा नहीं ना लेके जाना, हम उसके हार्ट की तरफ लेके जाएंगे ताकि उसकी पूरी बॉडी को मिल जाए। सो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर शंट करवाते हैं इसका। वो शंट किसकी मदद से होता है, डक्टस विनोसिस की मदद से। कि अम्बेलिकल जो वेन होती है उसके दरम्यान में लग जाता है कौन, डक्टस विनोसिस। और ये डक्टस विनोसिस क्या करता है, उस ब्लड को फेंक देता है आपकी इंफीरियर वेना की बात, ठीक है। इंफीरियर वेना के बाद आप सबको पता है कि कहाँ पर ब्लड ड्रेन करती है, आपके राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। फिर राइट एटीएम से बच्चों ब्लड आता है किसके अंदर, अब ये याद रखिएगा, जो ब्लड आ रहा है ना इसका, ये अम्बेलिकल वेन से ये राइट एटीएम में आएगा। राइट एटीएम से ये राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, ये राइट एटीएम से लेफ्ट एटीएम के अंदर जाएगा। जो ब्लड मदर से आता है वो बच्चे के राइट वेंट्रिकल में नहीं जाता, काइंडली डू रिमेंबर दैट। अब ये मैं आपको बता भी देता हूँ, देखो ना अम्बेलिकल वेन से ब्लड आ रहा है,
डक्टस विनोसिस, वहां से इंफीरियर वेना केवा, बाईपास द हिपैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, हमने हिपैटिक सर्कुलेशन को बाईपास कर दिया, इंफीरियर वेना केवा में आया। इंफीरियर वेना केवा से वो ब्लड कहाँ पर जाएगा बच्चों, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर जाएगा, अब हमने राइट वेंट्रिकल में तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में भेजेंगे तो वो तो ब्लड लंग्स की तरफ जाता होता है। सो इसलिए यहाँ पर राइट एट्रियम से ब्लड ये फोरामेन ओवेल की मदद से कहाँ पर जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जो बच्चा होता है ना उसकी पूरी बॉडी में ब्लड चला। अब आप कहेंगे सर ये तो हमारी सर्कुलेशन पूरी होगी, कि हमने मदर से लिया, अम्बेलिकल वेन से ब्लड लिया, वो राइट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में गया फोरामेन ओवेल की मदद से, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में गया, पूरी बॉडी से अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपकी अम्बेलिकल आर्टरीज के अंदर आएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको अम्बेलिकल आर्टरीज भी नजर आएगी, ये देखें, ये दो नजर आ रही है ना, मैंने अभी आपको नंबर भी बताया। सो ये दो अम्बेलिकल आर्टरीज क्या करती हैं, पूरा वो जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है उसको दोबारा फिर ये प्लेसेंटा में लेके जाएंगे, दोबारा ऑक्सीजनेट होगा ब्लड और फिर अम्बेलिकल वेन के अंदर आ जाएंगे। बट सर ये जो तीसरा शंट था इसका तो हमारे पास यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुई। मैं आपको बताता हूँ इसकी इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है। बच्चों जो ब्लड होता है ना, जो बच्चे का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके हेड के अंदर, कहाँ पर, अगर ये ब्यूटीफुल बच्चा है, जो कि बिल्कुल भी बच्चा ब्यूटीफुल नहीं है, बड़ा कंफ्यूज सा बेबी है, बट समझ लीजिए जरा थोड़ा सा, जो ब्लड बच्चे के हेड से आता है ये इतनी प्रेशर के साथ आता है कि यहाँ से ये राइट एटीएम से, क्योंकि नॉर्मली तो बच्चे के अंदर ब्लड राइट एटीएम से लेफ्ट एटीएम में जा रहा होता है ना, लेकिन जो हेड से ब्लड आता है ना वो राइट एटीएम से सीधा कहाँ पर आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है। बच्चे के हेड से सुपीरियर वेना केवा जो ब्लड लेके आती है वो इतनी प्रेशर के साथ आता है कि वो सीधा धड़म करके कहाँ पर आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। लेकिन अगर राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया तो अल्लाह ताला ने इसका भी सिस्टम बनाया वो उस बच्चे, क्योंकि लंग्स की तरफ नहीं जाना, लंग्स तो भाई काम के हैं ही नहीं है। सो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा किसके अंदर बच्चों, ये देखो, सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, मेन पल्मोनरी ट्रंक, मेन पल्मोनरी ट्रंक से कहाँ पर जाएगा, डक्टस आर्टियोसम। अब ये जो डक्टस आर्टियोसम है ना, पल्मोनरी ट्रंक तो आपको पता है लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाती है, लेकिन हमने तो वहां पर नहीं, वो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर होता है। वो क्यों ज्यादा प्रेशर होता है, उसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। ये पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड आया, इसके दरम्यान में हमने एक कनेक्शन बनाया, पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड कहाँ पर जाएगा, डिसेंडिंग अयोर्टा के अंदर। सो डिसेंडिंग अयोर्टा से ये दोबारा आपका जो ब्लड है वो उसी सर्कुलेशन के अंदर मिक्सअप हो गया। जब वो सर्कुलेशन के अंदर मिक्सअप होगा तो यहाँ पर अम्बेलिकल आर्टरीज, अम्बेलिकल आर्टरीज से प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा से आपके जो ब्लड है उसका एक्सचेंज हो जाए। अच्छी होती है फिटर सर्कुलेशन, जिसमें क्या होते हैं, तीन शंट्स होते हैं, डक्टस आर्टियोसम, डक्टस विनोसम यहाँ पर, उसके बाद डक्टस आर्टियोसम यहाँ पर, और फोरामेन ओवेल, ये तीन शंट्स आपके यहाँ रखें। अब बच्चों जब बच्चा पैदा होता है ना, सो उसके मतलब कुछ बुक्स ने इसको 3 से 4 दिन लिखा हुआ, लेकिन जो ज्यादा प्रेफरेबल है ना वो है 48 से लेकर 72 आवर्स। 48 से लेकर 72 आवर्स के अंदर अंदर ये जो डक्टस आर्टियोसम होता है ना ये क्लोज हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो उसके बच्चे के लंग्स होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं। सो जब ये डक्टस आर्टियोसम क्लोज हो जाता है तो दोबारा वही नॉर्मल सर्कुलेशन पल्मोनरी आर्टरी से, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड होता है वो लंग्स की तरफ चला जाता है, और वो जो मेरे पास ऊपर कनेक्शन होता है ना डिसेंडिंग अयोर्टा और इस पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान में वो भी खत्म हो जाता है। सो वो जो नॉर्मल सर्कुलेशन होती है ना वो कंटिन्यू हो जाती है। अब जिन बच्चों के अंदर डक्टस आर्टियोसम खत्म नहीं ना होता उनके अंदर फिर ये कंटिन्यू रहता है, और फिर कौन सी डिजीज आ जाती है, पेटर्न डक्टस आर्टियोसस, आर्टियोसम, ठीक है, जिसको हम पीडीए भी कहते हैं। वो इसी वजह से आता है कि ये क्लोज नहीं होता। नॉर्मली क्लोज कब होता है, 48 से लेकर 72 आवर्स के अंदर। अगर ये 4 डेज हो गए हैं अभी तक आपको पल्मोनरी एरिया के अंदर मशीन लाइक मरमर सुनाई दे रहे हैं, इसका मतलब उसका डक्टस आर्टियोसम क्लोज नहीं हुआ। सो अगर आपने इसको क्लोज करना है बच्चों, आप उसको क्या दोगे, एनसिड्स दोगे। उसको हम एनसिड्स क्यों देते होते हैं, क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ना, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स इस डक्टस आर्टियोसम को क्लोज मतलब ओपन रखते हैं। वो कुछ जो स्पेसिफिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, जैसे E1 हो गया, E2 हो गया ना, ये रिलीज कहाँ से होते हैं, प्लेसेंटा से। तो जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, प्लेसेंटा मतलब इंटीग्रेट होता है, प्लेसेंटा बिल्कुल हेल्दी होता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज कर रहा होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये डक्टस आर्टियोसिन को ओपन रखते हैं, वो सर्कुलेशन चलती रहती है।
जब बच्चा पैदा होता है आपको पता है कि हम लेबर की सेकेंड थर्ड स्टेज के अंदर या फोर्थ स्टेज के अंदर क्या करते हैं, उस प्लेसेंटा को खत्म कर देते हैं। जब वो प्लेसेंटा खत्म होगा, अब प्रोस्टाग्लैंडिन से रिलीज नहीं होंगे मजीद। जब वो रिलीज नहीं होते तो वो जो डक्टस आके उस समय वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। सो इसलिए काइंडली याद रखिएगा, अगर आपने डक्टस आर्टियोसिस को ओपन रखना है तो आपको एक्सोजीनियसली प्रोस्टाग्लैंडिन्स देने पड़ेंगे। इसकी बहुत सारी फॉर्म है, ये एमबीएमई का मुझे क्वेश्चन आया हुआ था कि इसकी फॉर्म है वो एल्प्रोस्टैटिन, ये मतलब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की फॉर्म है एल्प्रोस्टैटिन। वो हम देते हैं ताकि ये वाला जो डक्टस आर्टियोसम है ना ये ओपन रहे। अगर किसी के अंदर आपने ओपन रखना है, जैसे वो जो डक्टस आर वो डिजीज है ना, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल या टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, तो उन बच्चों के अंदर ना मैं इसको जानबूझ के ओपन रखना चाहते हो ताकि उनकी सर्कुलेशन सर्जरी तक ना वो ओपन रहे। तो फिर उनको हम ये एल्प्रोस्टैटिल जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की फॉर्म होती है ना, ये हम एक्सोजीनियसली देते रहते हैं। लेकिन अगर आपने क्लोज नहीं हो रहा, अभी भी मशीन लाइक मर है, तो आप उसको एनसिड्स देते हो। गुड हो गया। यहाँ पर आपकी एम्ब्रियोलॉजी वाइंड अप है। आगे बच्चों आते हैं एनाटॉमी। बहुत इसकी एनाटॉमी है, 4 चैम्बर्स हैं, 4 वॉल्व्स हैं, आयोटा है, पल्मोनी टंक है, आप सबको पता है। लेकिन जो मैंने आपको फैक्ट बताना है वो है ऑर्टनर सिंड्रोम से रिलेटेड। बच्चों, आपके हार्ट का जो सबसे एंटीरियर पोर्शन है वो कौन सा है? वो है राइट वेंट्रिकल। जो सबसे इसका पोस्टीरियर पोर्शन है वो कौन सा है, वो मुझे आप बताएंगे। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, काइंडली जल्दी जल्दी बताएं। हार्ट का कौन सा पोर्शन सबसे पोस्टीरियर है? लेफ्ट एट्रियम। वेरी गुड। अब देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पीछे वाला हो गया लेफ्ट एट्रियम, सबसे आगे वाला हो गया राइट वेंट्रिकल। अब आपने मुझे बताना जो अभी डॉक्टर साहब बोले, अगर आपको आगे से स्टैबिंग होती है, मतलब कोई कज्जा आके आपको आगे से छुरी मार देता, अल्लाह ना करे, बट अगर आपको स्टैबिंग होती है अंटीरियर साइड से, सबसे पहले कौन सा पार्ट आपका डैमेज होगा? राइट वेंट्रिकल। हाँ जी। अगर राइट वेंट्रिकल डैमेज होगा तो आपको क्या होगा? जाहिर बात है, फिर हम जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड आगे पंप नहीं कर सकते सकेगा, और वहां से ब्लड की लीकिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए ना, जब आप बैलून है अगर उसके अंदर मैं लीक करूंगा तो उसके अंदर वाटर वगैरह तो वो बाहर लीक आउट हो जाएगा ना। कार्डिक टेम्पोनेट। जी जी बिल्कुल। तो इसकी जो राइट वेंट्रिकल की अगर पंचरिंग होती है ना तो उसकी कॉम्प्लिकेशन हमारे पास कार्डिक टेम्पोनेट है। वेरी गुड। तो उसके अंदर कार्डिक टेम्पोनेट होगा, मतलब उसकी जो बाहर वाली लेयर है वहां पर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। अब मेरी एक बात याद देखिए, जब ब्लड इकट्ठा होगा ना, सो उसका इफेक्ट ये होगा कि आपका जो राइट वेंट्रिकल है वो बेचारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इवन दो वो रिलैक्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ ब्लड इकट्ठा हो गया ना उसके ऊपर, राइट वेंट्रिकल के ऊपर, तो वो रिलैक्स नहीं कर पाएगा। जब वो रिलैक्स नहीं करेगा तो राइट एटीएम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा। जब राइट एटीएम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से भी ब्लड वहां पर नहीं आएगा। सो उस बंदे की ये जो जोगुलर वेन है उसकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंशन हो जाएगी। अब जब उसकी डिस्टेंशन होगी, एक अब देखो आप मैं इसलिए बच्चों एक चीज कहता हूँ, जो सिम्टम है ना उनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। देखो आप खुद रिलेट कर रहे हो, मैंने नहीं बताया आप लोगों को। आपने खुद कहा कि सर ब्लड लीक आउट हुआ है, वो बाहर इकट्ठा हो गए, वो राइट वेंट्रिकल को कंप्रेस कर रहा है। अब राइट वेंट्रिकल बेचारा रिलैक्स नहीं हो रहा। जब वो रिलैक्स नहीं होगा तो उसके अंदर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। जो राइट एटीएम उसमें ज्यादा ब्लड होगा, राइट एटीएम हमारे पास बल्ज हो जाएगा, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से ब्लड नहीं आएगा, सुपीरियर वेना केवा से नहीं आएगा, जोगुलर वेनस डिस्टेंशन हो जाएगी। इंफीरियर वेना केवा से, चले मुझे आप बताएं, इंफीरियर वेना केवा से अगर ब्लड आपके हार्ट की तरफ नहीं जा रहा तो क्या सिम्टम आ सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? अब देखिए सिंपल सी कोई बात है। कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है जिसकी वजह से जो है हमें लोअर लिम्ब में जो है डीवीटीज वगैरह हो सकते हैं ब्लड की स्ट्रेसेस की वजह से, और इस्केमिक पेन हो सकता है, या लिम्ब कंपार्टमेंट सिंड्रोम वगैरह भी हो सकता है। इसमें डिफरेंट केसेस हो जाएंगे। डॉक्टर साहब कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज रिलेटेड विद द आर्टीरियल डैमेज, ठीक है। डीवीटी इज रिलेटेड विद द थ्रोम्बोसिस। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर इंफीरियर वेना केवा से ब्लड ऊपर नहीं जा रहा उसको अडीमा होगा। क्या होगा उसको? अडीमा, क्योंकि उसकी जो वेन्स है उनके अंदर ब्लड की अकेमुलेशन हो रही है,
जब अक्यूमुलेशन होगी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, इंट्रासेलुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, इट विल पुश योर ब्लड आउटसाइड इनटू द इंटरस्टिशियम, सो इट कैन कॉज द एडीमा। सेम केस, मैं ये आपको कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक जगह पर अप्लाई नहीं होना। मैं आपको 10 डिजीजेज बताऊंगा, 10 के अंदर ये सब के अंदर ये अप्लाई होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे? बच्चों, पेरिकार्डाइटिस, यही सिम्टम आएंगी। बच्चों, कार्डिक टेम्पोनेट, यही सिम्टम आएंगी। बच्चों, पल्मोनी हाइपरटेंशन, ये सिम्टम आ सकती हैं। बच्चों, ट्राइकस्मिक रिगर्गिटेशन, ये सिम्टम आ सकती हैं। बच्चों, पल्मोनी एम्बोलिज्म में ये सिम्टम आ सकती हैं। बच्चों, राइट हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में ये सिम्टम आ सकती हैं। बच्चों, पल्मोनी एडिमा वाले पेशेंट के अंदर ये सिम्टम आ सकती हैं। बच्चों, राइट एट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये सिम्टम आ सकती हैं। बच्चों, लेफ्ट हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर भी ये सिम्टम आ सकते हैं। सो मैं यही आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चीजों को रिलेट करें, ये क्या हो सकता है। तो आप खुद देखो, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ से आ रहा है? जीआईटी से आ रहा है, लीवर से आ रहा है, हेपेटिक में लेके आती है ना, और नीचे से पॉप्लेटियल वेन, इन सब से आ रहा है। सो अगर भाई इंफीरियर वेना केवा से आगे ब्लड नहीं जा रहा, ट्रैफिक आगे ही नहीं जा रही, तो वो जितने भी छोटी छोटी स्ट्रीट्स वाली या जितने भी छोटे छोटे रोड्स है ना, उन सब के अंदर जो ट्रैफिक है वो जाम हो जाएगी। हेपेटिक वेन में हाइपरटेंशन, पल्मोनरी वेन, वो जो हमारे पास पॉप्लेटियल वेन है, हाइपरटेंशन, तो हर जगह पर जो ब्लड का प्रेशर है वो बड़ा मतलब इंक्रीज हो जाता है, और वो लीक आउट कर देता है। इसलिए पेशेंट को असाइटिस होता है, पल्मोनी एडीमा होता है, और उस पेशेंट को नट मैक लीवर होता है। लेकिन इतना कुछ नहीं होता, क्योंकि ये इमरजेंसी का केस है। जैसे ही उस पेशेंट का ब्लड लीक आउट होता है, हम उसी टाइम उस पेशेंट की ट्रैकोस्टोमी करते हैं, उसका हम फ्लूइड निकाल लेते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन इतनी जल्दी नहीं आती। इसलिए हम क्या करते हैं, ओटनर सिंड्रोम को डिस्कस करते हैं। अब देखो मुझे, ओटनर सिंड्रोम क्या होता है कि जब आपका जो लेफ्ट एट्रियम है ना, उसकी डायलाटेशन हो जाती है। जब उसकी डायलाटेशन होती है ना, तो लेफ्ट एट्रियम के बिल्कुल पीछे क्या पड़ा होता है, आपकी ब्यूटीफुल एसोफेगस, आपकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पड़ी होती है। सो अगर लेफ्ट एट्रियम की डिस्टेंशन होती है, वो फैलता है, तो आपकी स्पीरियर सॉरी, जो आपकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है उसको भी कंप्रेस करेगा, आपकी एसोफेगस को भी कंप्रेस करेगा। अगर आपकी एसोफेगस कंप्रेस हो रही है, आपको खाने के अंदर मुश्किल होगी कि नहीं होगी? डिस्फेजिया होगा, डिफिकल्टी इन सवॉल्विंग। अब जो डिस्फेजिया होता है, ये दो टाइप्स का होता है। एक मेरे पास ओरोफिरिंजियल डिस्फेजिया होता है, एक एसोफिजियल डिस्फेजिया होता है। तो ये वाला जो होता है ना, ये एसोफिजियल डिस्फेजिया होता है। जिन लोगों के अंदर वेगस नर्व की डैमेज होती है, उनके अंदर आपको ओरोफिरिंजियल डिस्फेजिया, या सॉरी, या जिनके अंदर जिंकर डायवर्टिकुलम होता है, उनके अंदर ओरोफिरिंजियल डिस्फेजिया आपको नजर आता है। सो सर, एक तो अगर पेशेंट को डिस्फेजिया हो जाए, दूसरा को होर्सनेस और वॉइस हो जाए, इसका मतलब क्या है, उस पेशेंट को ऑर्टनर सिंड्रोम। अब आप मुझे खुद बताएं, ऑर्टनर सिंड्रोम की सिम्टम याद रखना कोई मुश्किल है? नहीं, जस्ट हमें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, रिलेट कैसे होता है। अब आप मुझे खुद बताएं, डॉक्टर सदका बताएंगी, डॉक्टर सदका, what can be the complication that can cause the atrial dilatation? What do you think? सर एट्रियल डायलिटेशन हाइपरट्रॉफी के बाद ही होती है सर। Okay, और सर एट्रियल फिब्रिलेशन भी, ऑफ कोर्स माइट्रल स्टेनोसिस भी होगी सर। good हो गया, one हाइपरट्रॉफी। mitral stenosis. हाँ जी। Next, सर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी तो है उसी में। good हो गया, dilated cardiomyopathy. ओके, मतलब एनी को विच एनीथिंग विच इंक्रीजेस द ब्लड इन द लेफ्ट एट्रियम। So can तो you tell me जो what can भी be the complication that can increase the blood in the left atrium? My question is that, सर, जैसे, हाँ जी सर, एक तो सर यही हो गया माइट्रल स्टेनोसिस, और एक रिजर्जिटेशन भी हो सकता है सर। good हो गया, माइट्रल mitral stenosis, रिजर्जिटेशन। mitral regurgitation. Good, और सर appreciate it. एक सर वो हो गया, मतलब ये बहुत लंबा कॉम्प्लिकेशन मैं बता रही हूँ, लाइक थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया। जैसे हाइपरटेंशन हुआ, फिर लेफ्ट वेंट्रिक वो हाइपरट्रॉफी हुई वेंट्रिकल की, देन फिर हाइपरट्रॉफी के बाद डायलेशन, मतलब हार्ट फेलियर हो ये जाता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। ये मेरे ख्याल में काफी सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होगा। मेरे पास, मैंने शायद आपको बताया था, मेरे पास ये पेशेंट भी आया था, जो ये डॉक्टर साहब बात करी है ना, वेरी गुड कॉन्सेप्ट इनका। ये सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। तो देखें, एक्चुअली वो क्या कहना चाह रही है, वो कहना चाह रही है कि सर, अगर कोई पेशेंट है ना मेरे पास क्रॉनिक हाइपरटेंशन का,
सो क्रोनिक हाइपरटेंशन मतलब एक पेशेंट है, उसको पिछले 20 साल से हाइपरटेंशन, बट जो हाइपरटेंशन की वजह से जो आपका आफ्टर लोड होता है ना, वो आफ्टर लोड इंक्रीज होता है। जब आफ्टर लोड हम किसको कहते हैं? द प्रेशर दैट इज प्रेजेंट इनटू योर ब्लड वेसल्स, उसको हम आफ्टर लोड कहते हैं। सो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो आफ्टर लोड ज्यादा होगा। अब देखिए आपका जो अयोटा है ना, उसके अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया। हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होते हैं ना। अगर प्रेशर ज्यादा होगा ना तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा पुश करना पड़ेगा। नॉर्मली आपको पता है आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। वो इतना क्यों होता है? क्योंकि भाई लेफ्ट वेंट्रिकल को सिर्फ 120 तक उसको प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को अयोटा में पुश करने के लिए। लेकिन अगर अयोटा के अंदर ब्लड मतलब जो प्रेशर वो 140 तक चला जाए ना, तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को उससे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। उसको 150 का प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि ब्लड अयोटा में जाए। अब पेशेंट क्रोनिक हाइपरटेंशन क्या है? उसका ब्लड प्रेशर 140 हो सकता है, 160 हो सकता है, 180 हो सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकल को उससे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल को उससे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो आपको पता है, डॉक्टर नैयर अब्बास को पता है कि अगर मेरा हार्ट ज्यादा दफा कॉन्टैक्ट करेगा, ज्यादा फोर्सफुली कॉन्टैक्ट करेगा, इसकी क्या हो जाएगी? हाइपरट्रॉफी। जब भी हाइपरट्रॉफी होती है, ये दो टाइप्स की होती है, सेंट्रिक हो सकती है, कॉन्सेंट्रिक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं इसेंट्रिक की। मतलब पूरा जो वेंट्रिकल है ना, उसकी हाइपरट्रॉफी होगी। जब उसकी हाइपरट्रॉफी होगी ना बच्चों, सो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका ल्यूमन कम हो जाएगा। जब उसका ल्यूमन कम होगा ना, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड जाएगा। जब कम ब्लड जाएगा, लेफ्ट एट्रियम को भी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जब लेफ्ट एट्रियम को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, व्हाट डू यू थिंक? लेफ्ट एट्रियल डायलाटेशन भी हो सकती है। समझ रहे हैं? सो ये बहुत अच्छी चीज है। ये वो तमाम चीजें इस तरह मत मूवी में आपको बता रहा हूँ कि हम तो पूरी रात भी बैठ के इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं और हमने एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। आगे बच्चों एनाटॉमी के अंदर मेरे पास आती है पेरिकार्डियम। अगर आप मेरे से पूछो ना कि सर हार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है, मैं आपको बताऊंगा बेटा पेरिकार्डियम। हालांकि मायोकार्डियम होती है, क्योंकि हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम है पंप करना। और पंप करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? आपके मस्कुलर ऑर्गन की, मसल्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। सो जो इसकी मायोकार्डियम है, वो सबसे इसका वाइटल पार्ट होता है आपके हार्ट का। लेकिन मैं कहूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो हमारे मतलब एमसीक्यू से रिलेटेड ज्यादातर वो पेरिकार्डियम है। सो पेरिकार्डियम के आपने 3 लेयर्स याद रखनी है। सबसे पहले मेरे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम है, फिर आगे पाइटल आ जाती है, फिर मेरे पास एपिकार्डियम है। मैंने वो लेक्चर के अंदर ना ये सारी लेयर्स, इसके अलावा और भी लेयर्स होती हैं, वो सारी हमने वहां पर डिस्कस की हुई है, ठीक है। सो ये बच्चों इसकी सारी क्या है? लेयर है। अगर इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए पेरिकार्डियम के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज अ पेरिकार्डाइटिस। सिंपल। आगे आते हैं बच्चों ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई इसकी बच्चों सिंपल सी है लेकिन इतनी भी सिंपल नहीं जितनी मैंने बता दी है। सबसे पहले तो मेरे पास होती है बच्चों कॉमन कोरोनरी आर्टरी। ये जो कॉमन कोरोनरी आर्टरी है ना, ये क्या करती है? ये दो ब्रांचेस देती हैं। कौन कौन सी? एक मेरे पास होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एक मेरे पास होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। अब ये देखो, राइट कोरोनरी आर्टरी होगी, ये मेरे पास क्या है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो बच्चों लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच कौन सी है? लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, मतलब जो नीचे की तरफ आ रही है, जिसको आप लाडा कहते हो। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हम लाडा कहते हैं। दूसरी जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है, वो है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं दो। एक मेरे पास आती है लाडा, दूसरी मेरे पास आती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इनके नाम से आपने याद रखना है। जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ना, ये आपके हार्ट की जो लेटरल साइड होती है ना, ये उसको ब्लड सप्लाई करती है। जो लाडा होती है ना, ये आपके हार्ट की अंटीरियर साइड। देखो ना, ये सारी अंटीरियर है, तो ये इसको लाडा सप्लाई करे। इसलिए अगर लाडा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, तो आपको अंटीरियर वॉल एमआई होगा। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो आपको लेटरल एमआई होगा, ठीक। दूसरी तरफ अगर राइट कोरोनरी आर्टरी है ना बच्चों, ये राइट कोरोनरी आर्टरी ब्रांच देती है अंटीरियर मार्जिनल आर्टरी। मतलब ये जो इंफीरियर वॉल होती है ना आपके हार्ट की, इसको ब्लड सप्लाई करती है आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी। सो अगर राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो आपको क्या होगा? इंफीरियर वॉल का जो एम आई है ये होगा, ठीक। ये 3 एम आई बहुत कॉमन है। एंटीरियर वॉल एम आई लाडा, लेटरल वॉल एम आई लेटर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इंफीरियर वॉल एम आई ये ज्यादातर मेरे पास राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपने याद रखना कि जो आपके ये जो ब्यूटीफुल नोड्स होते हैं ना, जैसे साइनो एसए नोड और एवी नोड, इनको भी जो ज्यादातर ब्लड सप्लाई, वैसे इसका डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट है, बट ज्यादातर जो इसको सप्लाई करती है ना, वो आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी होती है।
सो इसलिए डॉक्टर रिया आपने याद रखना है, अगर किसी पेशेंट को एमआई है, साथ उसको ब्रेडिकार्डिया है, काइंडली मार्क माय वर्ड्स, अगर किसी पेशेंट को एमआई है, एमआई के अंदर आपको पता है एंजाइना होती है, उस पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, स्वेटिंग होगी, डायफॉरसिस होगी, ये सिम्टम होगी इस पेशेंट को, साथ ब्रेडिकार्डिया। मैं आपको कह रहा हूँ ये हर एग्जाम का क्वेश्चन है। अगर साथ ब्रेडिकार्डियन, इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली उस पेशेंट को 90% केसेस के अंदर उस पेशेंट को राइट करोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि देखो ऐसी और एवी नोड को ना, ये ज्यादातर राइट करोनरी आर्टरी की ब्रांचेज ही ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है, वो आगे राइट डोमिनेंट लेफ्ट डोमिनेंट होती है, ज्यादातर जो लोग होते हैं उनको राइट करोनरी आर्टरी की सप्लाई करती है, जो कुछ मतलब के रेयर होते हैं उनको जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ना वो भी ब्रांच दे देती है, ठीक है। तो ये अपनी चीज याद रखनी। आगे बच्चों इसकी फिजियोलॉजी है, बहुत सिंपल सी है। स्टार्ट करते हैं सुपरफिशियल चीजों को। सबसे पहले मेरे पास होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। समझते जाइएगा, मैं एक एक लाइन के अंदर इनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बच्चा, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है आपके हार्ट ने एक दफा कॉन्ट्रैक्ट किया, जितना ब्लड इसने बाहर निकाला, ये इसका क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। एक दफा कॉन्ट्रैक्शन से जितना ब्लड आप बाहर निकालोगे वो आपका क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है। अगर आप ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड निकालोगे वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अगर दूसरे नंबर पर कॉन्ट्रैक्शन कम है या आपके पास ब्लड ही कम है तो आपकी जो क्या है वो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, ठीक है। सो ये हमारे पास होगा स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। एक दफा कॉन्ट्रैक्शन से जितना ब्लड बाहर निकालते हैं उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। आगे जो है कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी उतना ज्यादा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, उतनी ज्यादा आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी। जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, आपको पता है ना, जब आपकी बॉडी पे स्ट्रेस आती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ेगी तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, आपकी कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो सकती है। अगर हम किसी पेशेंट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करते हैं, लेट्स सपोज आप बीटा ब्लॉकर्स देते हो, पेशेंट का वैसे हार्ट फेलियर है, या आप उस पेशेंट को कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर देते हो ना, जो कि नॉन डाइहाइड्रोपैरामिडिन कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स होती हैं, ये आपकी हार्ट रेट को कम करती हैं, और अगर सॉरी ये आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करती हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी तो सारी बात आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा, आपकी हार्ट रेट भी कम। आगे आते हैं बच्चों प्रीलोड। व्हाट इज अ प्रीलोड? बच्चों कॉन्ट्रैक्शन के बाद ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, देखो ना जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है ना, उसके अंदर जितना वॉल्यूम आता है ना मैक्सिमम आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, जब फीलिंग होती है ना ऊपर से, जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है हम उसको उसका प्री लोड कहते हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट डिपोजिट इनटू योर वेंट्रिकल्स बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन से बाद देखना उसकी फीलिंग हो रही है, सो जितनी ज्यादा फीलिंग होगी उतना ज्यादा उसका प्रीलोड ज्यादा होगा, ठीक है। वो जितनी फीलिंग कम होगी उसका प्रीलोड कम होगा, ठीक है। अगर आपने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवानी है तो उसके लिए बच्चों क्या है, आपके जो हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड है ना वो भी बढ़ जाएगी। देखो ना, लेट्स सपोज आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उस दौरान आपको मतलब हार्ट के अंदर आपकी पूरी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उसकी वजह से आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, उससे आपके हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाएगी। आफ्टर ऑल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट इज प्रेजेंट इनटू योर ब्लड वेसल इज कॉल्ड द आफ्टर लोड। तो आपके हार्ट को आफ्टर लोड के ऊपर ओवरकम करना पड़ता है जब उसको ब्लड वहां पर फेंकना चाहिए। ये इन्होंने देखो ना, ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन जो अभी हम बात कर रहे थे, ये यूवल के एमसीयूज है। ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन की हाइपरट्रॉफी होगी ना, वो देखो इसके अंदर उसका आफ्टर लोड इंक्रीज हुआ हुआ है, ये भी हमने बात की थी ऊपर, उसको सिनेरियो बनाकर। आगे बच्चों स्ट्रोक वॉल्यूम, ये इन सबके फार्मूलेज हैं, ये सारे फार्मूले इसमें आपने जो याद रखना है ना, जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रोक वॉल्यूम वही बात है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या कि डायस्टोल और रिलैक्स होने के बाद जितना ब्लड उसमें आ जाए वो उसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, लेट्स वो 100 है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद देखो आपका हार्ट फिल हुआ, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने ब्लड निकाल लिया, सो कॉन्टैक्ट करने के बाद जितना ब्लड दरमियान में बच जाता है मोस्टली वो 40 ml होता है। सो अगर इसको माइनस करोगे 60 ml, सो इसका मतलब ये होगा कि 60 ml ब्लड हमारा एक कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान आपके हार्ट से निकला है। इसका स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको कैलकुलेट करने का तरीका है। आगे बच्चों इजेक्शन फ्रैक्शन है, एज इट इज का फार्मूला अगर आपने याद करना वेल एंड गुड है, लेकिन ज्यादातर पूछा नहीं गया। ये कार्डिक आउटपुट का फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्डिक आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट रेट। भाई और फार्मूला को याद रखो या ना रखो, खुदा के लिए ये कार्डिक आउटपुट को ना भूलना, ये डिपेंड करती है आपके स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट के ऊपर। ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हार्ट रेट होगी तो आपकी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी, ठीक है। आगे आते हैं जी पल्स प्रेशर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू असेंबली। ये है पल्स प्रेशर। बच्चों पल्स प्रेशर क्या होता है? इट्स द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
अगर मैं आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेता हूँ, देखें, लेट्स सपोज डॉक्टर, हम ले लेते हैं किसका, अरसलान का ले लेते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसका 140 है, डायस्टोलिक इसका कितना है, 100 है, ठीक है। सो अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है मेरे पास, 40। तो बच्चों जो 40 होता है ना, ये मिलीमीटर मरकरी, ये नॉर्मल पल्स प्रेशर आपका होता है, ये आपका नॉर्मल पल्स प्रेशर है। अब जितना ये सिंपल आपको लग रहा है ना, ये इतना सिंपल नहीं है टॉपिक। पल्स प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इनटू योर फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब इसमें जो चीज हमें याद रखनी है वो इसकी है डिपेंडेंस, कि सम टाइम आपने देखा होगा कि वो हॉस्पिटल में कहते हैं यार इसका पल्स प्रेशर बढ़ा हुआ है, यार इसका पीपी बढ़ा हुआ है, या जो इसका पीपी है वो गिरा हुआ है, ठीक है। सो जो पल्स प्रेशर वो इंक्रीज कैसे हो सकता है या डिक्रीज कैसे हो सकता है, काइंडली ये जितने भी सिनेरियोज है ना, खुदा के लिए इनको याद रख लीजिए। एमएलई वाले बच्चों, आपको नहीं ये भूलना चाहिए, स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों के अंदर क्वेश्चन है यहाँ। सो एक ही दफा याद कर लो, दोनों में आसानी हो जाएगी। मैं आपको एक चीज कहता हूँ ना कि आपकी पूरी फर्स्ट एड के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब सीक्वेंस के साथ तक हमने याद की हुई हैं, उसमें से एक ये वाला टॉपिक है। सबसे पहले बच्चों, अगर किसी पेशेंट के अंदर आयोटिक रिगर्गिटेशन होगी ना, ये मैंने आपको हर चीज का रीजन बताया हुआ जो हमारे लेंथी लेक्चर्स हैं, कि आयोटिक रिगर्गिटेशन की वजह से पीपी कैसे बढ़ सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से कैसे बढ़ सकता है, हार्ट फेलियर की वजह से कैसे बढ़, सबके रीजन हमने मतलब वहां पर पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपने सिर्फ सिंपल सी बातें देखेंगे कि किस किस रीजन की वजह से हो सकता है। आयोटिक रिगर्गिटेशन की वजह से आपका पल्स प्रेशर बढ़ सकता है, उसके बाद आयोटिक स्टिफनिंग की वजह से, उसके बाद अगर आपको मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना, देखो अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 है, डायस्टोलिक मेरे पास 80 है, दोनों को माइनस करो कितना आ गया, 100। सो अगर 40 से ज्यादा पल्स प्रेशर आ रहा है ना, इसका मतलब पल्स प्रेशर आपका इंक्रीज है। अगर ये 40 से कम आ रहा है, इसका मतलब आपका पल्स प्रेशर डिक्रीज है। सो ये इसमें आपने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसके बाद आपने हाई आउटपुट स्टेज या हाई आउटपुट हार्ट फेलियर, इसको याद रखना। आपको पता है ना, हाई आउटपुट हार्ट फेलियर किस किस डिजीज के अंदर आपको नजर आता है। एक इसमें एनीमिया है, एक इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म है, एक इसमें पैजिक डिजीज है, एक इसमें प्रेगनेंसी है। शायद कुछ बच्चों ने गौर किया होगा कि सर आपने प्रेगनेंसी को क्यों कह दिए, कि हाउ इट्स पॉसिबल, कि क्या प्रेगनेंसी के अंदर भी हार्ट फेलियर होता है? जी बच्चों, प्रेगनेंसी के अंदर हार्ट फेलियर होने का रिस्क ज्यादा होता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। प्रेगनेंसी के अंदर हार्ट फेलियर होने का रिस्क देखो ना, मेरे पास 100 पेशेंट हैं, 100 के अंदर अगर 50 हैं और वो 50 प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, उन 50 के अंदर एज कम्पेयर टू अदर 51 उनके अंदर हार्ट फेलियर का रिस्क ज्यादा होता है। क्योंकि देखो ना, हमने अभी बात की थी कि सर जो मेरे पास प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है। ब्लड वॉल्यूम बेटा ज्यादा होगा ना, तो आपकी हार्ट को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, अगर उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा तो वो हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा। इसको हम हाई आउटपुट हार्ट फेलियर कहते हैं। अनीमिया वाले पेशेंट को भी ज्यादा आपके हार्ट को काम करना पड़ता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी यहाँ पर एक चीज मिस है, वो है पैजेट डिजीज ऑफ बोन्स। पैजेट डिजीज ऑफ बोन्स के अंदर भी आपको हाई आउटपुट हार्ट फेलियर होता है। अब पल्स प्रेशर कम कैसे हो सकता है? कार्डियोजेनिक शॉक, सिंपल सी बात है भाई, अगर आपका हार्ट कॉन्टैक्ट ही नहीं करा तो उसका पल्स प्रेशर ही कम होगा, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम है। कार्डिक टेम्पोनेंट वही बात है, कार्डिक आउटपुट भी कम होगी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम है, तो आपका पल्स प्रेशर गिर जाएगा। और हार्ट फेलियर, सारी बात हार्ट फेलियर की वजह से तो हमारे पास आपको पता है ना कि कॉन्ट्रैक्शन ही कम होगी, वो कार्डिक आउटपुट ही कम होगी। तो कार्डिक आउटपुट कम है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम है, तो उस पेशेंट का पल्स प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। चलो गुड हो गया। ये बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये एमएलई वाले बच्चों आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कार्डिक एंड द वस्कुलर फंक्शन का, ठीक है जी। सो इसके अंदर ये बड़ा है वैसे इजी सा ये, कि जब अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी ना, सो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपका कार्डिक फंक्शन कर्व है ना, ये इंक्रीज हो जाती है। देखो इनोट्रॉपी की जाहिर बात है कि जब भाई इनोट्रॉपी होगी, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होगा, अगर मैं किसी पेशेंट को डायजोक्सिन दूंगा तो मेरे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसकी जो फंक्शन कर्व है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसके कंपैरिजन में अगर आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है, आपका हार्ट फेल हो जाता है, तो जो कार्डिक फंक्शन कर्व है बच्चों, ये ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। ये देखो ना नीचे की तरफ आ गई। तो इसको याद रखिए, अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है आपका हार्ट ठीक काम करे, अगर ये नीचे की तरफ आ रही है तो आप हार्ट फेलियर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह वस्कुलर फंक्शन कर्व होती है, ये जो दूसरी बनी हुई है ना बच्चों, ये ब्लू वाली, ये वस्कुलर फंक्शन कर्व है। मतलब ब्लड वेसल क्या सही तरीके से आपके हार्ट को ब्लड दे रही है या नहीं दे रही।
अगर वो आपके हार्ट को कम ब्लड देंगी तो ये नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएंगी। अगर वो आपको हार्ट को ज़्यादा ब्लड दे रही हैं, मतलब आपने किसी बंदे को आईवी फ्लूइड दे दी, आईवी फ्लूइड आप कहाँ पर देते हो? आप वेन्स के अंदर देते हो। सो वेन से ब्लड कहाँ पर जाएगा? आपके हार्ट की तरफ जाएगा, ज़्यादा ब्लड जाएगा। ठीक। सो उसके जो वस्कुलर फंक्शन कर्व है ना, ये ऊपर हो जाएगी। ये नीचे इन्होंने सारे रीजन लिखे होंगे कि किस किस वजह से कार्डिक फंक्शन कर्व और जो वस्कुलर फंक्शन कर्व है ना, ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। इसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया होता है। लो जी, ये देखिए ना, ये सारे ऐसे टॉपिक्स ना आप में से जो नए बच्चे हैं शायद वो तो नाम पहली दफा कहीं सुन रहे होंगे, जिन्होंने सिर्फ मेडिसिन पढ़ी होगी, ये पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एग्जाम्स के अंदर इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, प्रेशर वॉल्यूम लूप, इसके ऊपर हमारे 2 लेक्चर्स है, एक भी नहीं है, 2 लेक्चर्स इसके ऊपर हमने दिया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक जो सिंपल सा तरीका होता है वही बताऊंगा, इसको काइंडली याद रखिएगा। जब भी आपने ये वाला टॉपिक पढ़ना है, यू शुड मेंशन द 4 पॉइंट्स। इस टॉपिक को हमने बड़ा इजी बनाया हुआ है। जब भी आपने प्रेशर वॉल्यूम लूप्स देखना है ना, कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर या वॉल्यूम्स दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सो उसके लिए आपने 4 वर्ड्स को इस तरह इसके 4 कोनों को मेंशन कर लेना है। फिर सिर्फ एक वर्ड आपने याद रखना, वो क्या है कि नंबर 1 के ऊपर मेरे पास क्या होता है, मिट्रल वॉल्व ओपन होता है। पॉइंट 1 के ऊपर मिट्रल वॉल्व ओपन होता है। अब सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। ऊपर क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर। कि अगर ये नीचे की तरफ जाएगी तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम ज्यादा होगा, अगर ये ऊपर की तरफ जाएगी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक। अब आप मुझे बताएं, जब आपको एक पॉइंट का पता चल गया कि इस पॉइंट के ऊपर मिट्रल वाल्व ओपन होना है, जब मिट्रल वाल्व ओपन होगा तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा ना, तो बच्चों इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वो अपनी जो उसकी लिमिट है ना, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट उसमें कहता हूँ 100 ml ब्लड आता है। तो वो जब 100 ml ब्लड फिल हो जाएगा ना, तो उसके बाद क्या है, मजीद उसके अंदर ब्लड नहीं आएगा। जब मजीद ब्लड नहीं आएगा तो नंबर 2 के ऊपर बच्चों आपका जो मिट्रल वॉल्व है ये क्या हो जाएगा, ओपन और सॉरी क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अब जब मिट्रल वाल्व क्लोज हो जाएगा, अभी एट द सेम टाइम आपका मिट्रल वाल्व भी क्लोज है और आपका अयोर्टिक वाल्व अभी ओपन नहीं हुआ। अयोर्टिक वाल्व ओपन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर वहां पर प्रेशर है। मेरी जरा बात समझिएगा, ये आपका अयोटा है, ये आपका अयोटिक वाल्व है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब यहाँ पर कितना प्रेशर है बच्चों, 120। सो अगर मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में ब्लड भेजना है, सो आई हैव टू क्रिएट द प्रेशर मोर देन 120। तभी जाके देखो ना, ये दरवाजा है। अब लेट्स को 10 बंदे यहाँ पर खड़े हुए हैं। सो अगर मैंने इस दरवाजे को खोलना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे भाई इधर से 12 बंदों को जोर लगाना पड़ेगा, तब जाके ये दरवाजा खुलेगा। सो अभी तक तो सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पर बंदे इकट्ठे किए हैं, हमने जस्ट लेफ्ट वेंट्रिकल की फीलिंग की है। जब बच्चों फिल हो जाता है ना, तो आपके पास दोनों वाल्व क्लोज हैं। उसके बाद इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। सो यहाँ पर अब प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देखो ना ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमने कहा था ना ये क्या करेगा, ये आपके प्रेशर को मेंशन करेगा। सो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा होता जाएगा। पहले हमने 10 बंदे बुलाए, काम नहीं चला, फिर हमने 12 बंदे बुलाए। जब इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पर 12 मतलब मोर देन 120 ml प्रेशर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में क्रिएट हो गया ना, तो नंबर 3 पे आपका अयोर्टिक वॉल्व क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अयोर्टिक वॉल्व ओपन होगा तो ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है। जब ये बाहर जाएगा, मुझे आप खुद बताओ कि आपका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। ये देखो ना पीछे की तरफ आ रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब ये इतना ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है कि आपके अयोटा में ज़्यादा हो जाता है और आपके वेंट्रिकल में कम हो जाता है। जब अयोटा में ज़्यादा हो जाता है ना प्रेशर और वॉल्यूम, तो अयोटा क्या करता है, बैक शंट करता है। अब बाहर 12 बंदे चले गए, अंदर बंदे थोड़े रह गए, 8 रह गए। तो ये इसको पुश करेंगे, ये क्या कर देंगे, इसको अब ये क्लोज कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर इसका ब्लड जो वॉल्व है हमारे पास क्लोज हो जाए, तो नंबर 4 पॉइंट पे आपका अयोटिक वॉल्व क्लोज होगा। जब अयोटिक वॉल्व क्लोज होगा ना बच्चों, तो इससे लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाए। वो ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज होगा, दोबारा फिर
मिट्रल वॉल ओपन होगा तो वो सारा सर्कल जो कार्डिक सर्कल है दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा जनरली बताया, बट इसको हमने काफी डिटेल के अंदर डिस्कस किया। ये सारा मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये एमएलई वाले बच्चों ने खुद ही इसको रीड करना है, बाकी एनआर के अंदर इसमें से क्वेश्चन नहीं होता। लो जी, स्प्लिटिंग, एमबीएम में क्वेश्चन इसमें से बहुत ज्यादा है। और जो स्प्लिटिंग एक मेरे पास होती है फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का आपको पता है ना कि स्प्लिट हो जाना किसी चीज का। सो यहाँ पर जो आपकी कार्डिक साउंड्स है ना, या जो आपकी हार्ट साउंड्स है, वो स्प्लिट हो रही है। जरा बात को समझिएगा, आप सब बच्चों को पता है, यू आर गुड डॉक्टर्स, यू आर गुड स्टूडेंट्स, कि मेरे पास दो हार्ट साउंड होती हैं जो नॉर्मली हमें सुनाई देती हैं। एक होती है S1 और एक होती है S2। अब आपको नेक्स्ट चीज का भी पता है कि जो S1 हार्ट साउंड है वो कब क्रिएट होती है, जब आपका मिट्रल वॉल और जब आपका ट्राइकस्पिड वॉल ये दोनों क्लोज होते हैं ना, तो S1 हार्ट साउंड सुनाई देती है। सो एट द सेम टाइम जब आपका मिट्रल वॉल, सॉरी जब आपका पल्मोनी वॉल और aortic valve क्लोज होते हैं तो S2 हार्ट साउंड सुनाई देते। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई ना, कि जब ये वॉल्व क्लोज होते हैं ना तब आपको हार्ट साउंड सुनाई देती है। बच्चों, जो आपका मिट्रल वॉल्व और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये दोनों सेम, आप चाहे आप एक्सपायरेशन करो चाहे इंस्पायरेशन करो, ये सेम टाइम पे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। सो इसलिए सिर्फ हमें एक ही साउंड सुनाई देता है जिसको हम क्या कहते हैं, S1 साउंड। लेकिन जो अयोटिक वॉल और जो पल्मोनरी वॉल है ना, इनके दरमियान में डिफरेंस होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीजन तो ये होता है कि आपके, जो आप यहाँ पर देखो, जब आप इंस्पायर करते हो ना, तो इंस्पायरेशन के दरमियान में आपको ये सारा वो जो थ्रेसिस फंक्शनिंग है ना, वो मैंने आपको सारी समझाई हुई है। कि जब आप इंस्पायरेशन करते हो ना, चाहे आप अभी बैठे बैठे करो, आप इंस्पायर करोगे ना तो आपकी जो ये थ्रेसिस कैविटी है इसके अंदर एरिया ज्यादा होता है। और आपको पता है, यू नो डैट, अगर किसी जगह पर एरिया ज्यादा होता है ना तो वहां पर प्रेशर कम क्रिएट होता है। तो आपकी थ्रेसिस कैविटी के अंदर ना प्रेशर कम क्रिएट होता है। तो आपको पता है वहां पर एसोफेगस भी है, वहां पर आपका असेंडिंग अयोटा भी है, वहां पर आपकी इंफीरियर वेना केवा भी है। सो इंस्पायरेशन के दौरान ना उनके ऊपर प्रेशर भी कम लगता है, तो उनका जो ब्लड का फ्लो होता है ना वो ज्यादा हो जाता है इंस्पायरेशन में। ठीक, तो इसी तरह बच्चों ड्यूरिंग इंस्पायरेशन आपके राइट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड आता है। राइट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड आएगा तो आपके राइट वेंट्रिकल से ज्यादा ब्लड निकलेगा भी। ठीक है, सो इससे जो आपकी इजेक्शन टाइम है ना, ये क्या है, ये ज्यादा हो जाएगा। कि मतलब आपका जो राइट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड आएगा ना, देखो मैं इंस्पायर कर रहा हूँ तो मेरे राइट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड आएगा। जब राइट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड आएगा ना, तो उसको निकालते हुए भी ज्यादा टाइम लगेगा। जब उसको निकालते ज्यादा टाइम लगेगा ना, सो उसकी वजह से जो आपका पल्मोनी वॉल्व है ना, ये डिले क्लोज होगा। अयोटिक वॉल्व पहले क्लोज हो जाएगा इंस्पायरेशन में, लेकिन जो आपका पल्मोनरी वॉल है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा डिले क्लोज होता है। ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शनिंग है हमारे पास। तो इसलिए अगर आप कभी अच्छे वो जो लिटमैन का जो स्टेथोस्कोप है, अगर आप उससे सुनो, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें तो वो एक ही जैसी सुनाई देती है। लेकिन जो प्रोफेशनल है कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको सेपरेट हार्ट साउंड भी सुनाई देती है। लेकिन वो भी एक लिमिट तक, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो कार्डियोलॉजिस्ट भी है, तो मैं अक्सर उनसे ये चीज़ डिस्कस करता हूँ ना, तो वो कहते हैं कि यार ये मतलब हमारी 4 साल की ट्रेनिंग है या 4 या 5 साल की, लेकिन स्टिल हमें भी जो अक्सर साउंड्स होती हैं, जो मरमर्स होते हैं, उनका कोई नहीं पता चलता। मैंने कहा भाई अगर आपको नहीं पता चलना तो हम किस बात की मूली, हमें कहाँ कहाँ पता चल। सो ये है, ये बुक्स की हद तक या थ्योरी की हद तक ये ज़्यादा अच्छे। सो बच्चों S1 मिट्रल वॉल्व आयोटिक ट्राइकस्पिड वॉल्व की क्लोजिंग की वजह से है। और दूसरे नंबर जो S2 होता है इसके अंदर आपको स्प्लिटिंग सुनाई देगी। मतलब पहले A2 क्लोज होता है, बाद में P2 क्लोज होता है, वो उसका रीजन भी मैंने बता दिया क्यों वो डिले क्लोज होता है। इसके बाद बच्चों आती है वाइड स्प्लिटिंग। वाइड स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी दफा MBMA के अंदर पूछा गया है। और शुरू से मैंने इसका एक ही चीज याद की हुई है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर जो पल्मोनी वाल्व वो बहुत ज्यादा डिले क्लोज होता है। अब आप मुझे खुद बताओ, पल्मोनी जो वाल्व वो डिले कैसे क्लोज हो सकता है। यहाँ तो उसके अंदर मतलब कि जो उसको नर्व सप्लाई दे रही, जैसे कि देखो ना राइट बंडल ब्रांच है, जो उसको नर्व सप्लाई दे रही, या तो वो सही काम नहीं कर रही, इसलिए वो डिले क्लोज हो रहा है।
या दूसरे नंबर अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस है, तो पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से भी मेरे पास क्या है कि उसकी डिले क्लोजिंग हो रही है। सो इसलिए हमें यहाँ पर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर आपको वाइड बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग यहाँ पर दिखाई देती है। पीछे कॉजेज ये याद रखते हैं जो मेन चीज है। डिले क्लोजिंग किसकी वजह से है? पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रल ब्रांच। आगे आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड स्प्लिटिंग। और इसका एक ही चीज याद रखनी है, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के अंदर जो स्प्लिटिंग है वो मेरे पास सेम है। रीजन क्या है? एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, क्योंकि दोनों के दरम्यान में डिफेक्ट है। सो चाहे वो आप इंस्पायर करो एक्सपायर करो, क्योंकि हार्ट के अंदर ही प्रॉब्लम है, सो वो आपको सेम स्प्लिटिंग ही दिखाई देगी, क्योंकि वॉल्स के अंदर यहाँ पर इश्यू नहीं है। इसके बाद बच्चों पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग का मतलब देखो, पैराडॉक्सिकल का वर्ड जहां पर भी आता है इसका मतलब है उल्ट। जैसे हमने कहा था कि पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई होता है। पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई का क्या मतलब होता है? जो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा था, जो पेटेंट फोरामेन ओवेल में दिखे ना, कि राइट साइड से जो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है उसको हम पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई कहते हैं। यहाँ पर है पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग, मतलब उल्ट हो गया। उल्ट से मुराद क्या है? S1 तो ठीक हुई है, लेकिन जो मेरे पास P2 है वो पहले आ गया, और A2 जो मेरे पास बाद में चला गया। मतलब जो A2 है ना बच्चों, वो आपका डिले क्लोज हुआ है। पल्मोनी वॉल जो है वो सही क्लोज हुआ है। जो एल आपका अयोटिक वॉल वो डिले क्लोज हुआ है। वो क्यों डिले क्लोज हुआ है भाई? कि अयोटिक वॉल के अंदर यहाँ स्टेनोसिस होगी, या अयोटिक वॉल को जो ब्लड नर्व सप्लाई हो रही है उसके अंदर मसला को, मतलब यहाँ तो लेफ्ट बंडल ब्रांच का इशू है ये देखो, या उस पेशेंट के अंदर अयोटिक स्टेनोसिस है। सो अयोटिक स्टेनोसिस की वजह से, या लेफ्ट बंडल ब्रांच के ब्लॉक की वजह से आपको पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग सुनाई देती है। सो सिंपल, फिक्स्ड फिक्स्ड है तो ASD, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग है तो उल्टो हो जाना है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, यहाँ अयोटिक स्टेनोसिस है। और वाइड स्प्लिटिंग का क्या है? अयोटिक वॉल्व में मसला है, या तो राइट बंडल ब्रांच का मसला है, या मेरे पास पल्मोनरी स्टेनोसिस है। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों ऑस्कल्टेशन। ठीक है, ये चलो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऑस्कल्टेशन के अंदर मैं आपको तीन चार चीजें बताता हूँ। सबसे पहले जो आपकी ये है राइट साइड, ये मेरे पास है लेफ्ट साइड। ठीक है, क्योंकि MLE वाले बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ऑस्कल्टेट करना होगा, दो MCQs है यहाँ से। बच्चों ये जो आपकी राइट साइड की सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है ना, इसको हम कहते हैं अयोटिक एरिया। क्या कहा जाता है? अयोटिक एरिया। इसको हम कहते हैं जो लेफ्ट साइड की तरफ सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है ना, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एरिया। ठीक है, सो इसका मतलब ये होगा कि अगर अयोटिक वॉल में कोई मसला होगा तो मुझे यहाँ पे सुनाई देगा, अगर पल्मोनी वॉल में कोई इशू होगा तो मुझे यहाँ पर सुनाई देगा। मतलब देखो, राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में आपको अयोटिक स्टेनोसिस का मरमर सुनाई देगा, जो कि क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो मरमर है। लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में अगर पल्मोनी स्टेनोसिस होती है, तो उसकी वजह से आपको मरमर सुनाई देगा। ठीक है, अगर आपको फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस का जिक्र करते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका मिट्रल वॉल्व होता है। क्या देंगे कि भाई एपिक्स के ऊपर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मिट्रल वॉल्व है, तो अगर आपको मिट्रल स्टेनोसिस या मिट्रल रिगर्गिटेशन है तो आपको यहाँ पर सुनाई देगी। ये थर्ड पॉइंट। ठीक, फिर आपने पॉइंट याद रखना, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। कौन सी? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो अगर आपको हुक्म होता है ना हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, तो ये लोअर स्टर्नम बॉर्डर, लेफ्ट लोअर स्टर्नम बॉर्डर के फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर, मतलब ये आपको सुनाई देगा। ठीक, इसके अलावा जो मतलब ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन या जो ट्राइकस्पिड एरिया होता है मोस्टली, वो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर। ठीक, तो ये तीन चार जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ना, ये आपको जरूर उसका डेटा आपको जरूर करना है। ठीक, आगे आगे बर्बर, आपके MLE का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से आना ही आना होता है, और NRE के अंदर भी आ जाता है हमारे पास। ठीक, बच्चों हमारे पास होते हैं दो टाइप्स के मरमर। एक मेरे पास होता है सिस्टोलिक मरमर, एक मेरे पास होता है डायस्टोलिक मरमर। अब आप में से मुझे कोई एक बंदा होता है कि ज्यादातर मरमर कौन सा होता है? हाँ जी, मोस्ट कॉमनली मरमर कौन सा आपको सुनाई? जो आपको ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर आता है, जो मैं आपको ये भी अक्सर कहूंगा कि अगर आपको मरमर सुनाई नहीं ना दे रहा है, क्योंकि MLE के अंदर तो आपको वो
ऑस्कल्टेशन कर ली ना, हेडफोन भी देते थे, चल भाई सुन इसका मालूम। सो अगर बच्चों आपको कभी समझ ना आ रही हो, सो आपने आयोटिक स्टेनोसिस लिखाना है। ये 90% केसेस के अंदर ना आयोटिक स्टेनोसिस एग्जाम्स के अंदर आता है, ठीक है। आयोटिक स्टेनोसिस के बारे में देखो, सबसे कॉमनली ये होता है, इसके अंदर मरमर कौन सा होता है बच्चों? क्रीसेंडो डिक्रीसेंडो। मतलब देखो, पहले इंक्रीज, फिर मेरे पास क्या है, डिक्रीज। मैंने आपको बताया ना, आपके पास दो टाइप्स के मरमर्स होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक मरमर, कि जो ड्यूरिंग सिस्टोल आपको सुनाई देता है। एक होता है डायस्टोलिक मरमर, कि जो ड्यूरिंग डायस्टोल आपको सुनाई देता है। सो सबसे पहले तो बच्चों की जो कंफ्यूजन होती है ना, वो ये कि सिस्टोलिक कौन से है, डायस्टोलिक कौन से। सो इस मतलब कि मर्ज का इलाज हमारे पास है, वो क्या है बच्चों, काइंडली याद रखिएगा। सिर्फ आपके दो मर्मर्स क्या हैं, डायस्टोलिक हैं। सिर्फ आपके दो मर्मर्स डायस्टोलिक हैं, कौन कौन से? एक आपका मिट्रल स्टेनोसिस है, और एक आपका आयोटिक रिगर्गिटेशन है। काइंडली ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा जो भी मर्मर है ना, वो आपके सिस्टोलिक है। मिट्रल स्टेनोसिस और आयोटिक रिगर्गिटेशन, मैंने आपको ये सारा रीजन भी बताया होगा कि ये ऐसा क्यों है, कि ये डायस्टोलिक क्यों है, ये ड्यूरिंग रिलैक्सेशन आपको क्यों सुनाई देते हैं। ठीक, बट काइंडली यहाँ पर याद रखिएगा कि ये दो बार मेरे पास डायस्टोलिक, बाकी सारे सिस्टोलिक हैं, सारे आपको कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सुनाई देते हैं। उसमें जो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ वो है आयोटिक स्टेनोसिस। बच्चों, जैसे बंदा 65 साल से ऊपर गया है ना, उसमें आयोटिक स्टेनोसिस कॉमन हो जाता है। इसलिए उसके लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है। सो ये मर्मर आपको कैसा सुनाई देगा? क्रीसेंडो डी क्रीसेंडो, ठीक है। दूसरे नंबर पर, और इसकी बहुत सारी रीजन है, ये देखो देखो लिखा हुआ है ना, एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन। और दूसरे नंबर पर अर्ली ऑनसेट है ना आपके पास, अगर जल्दी है लोगों के अंदर। सो इसके अंदर ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि बाइकस्पिड आयोटिक वॉल्व। देखो आपको ज्यादातर पता है, जो आपका आयोटिक वॉल्व होता है ना, ये ट्राइकस्पिड होता है। सो अगर किसी के अंदर बाइकस्पिड वॉल्व है ना, तो उसके उस यंग बच्चे के अंदर 15-20 साल के अंदर भी आपको आयोटिक स्टेनोसिस हो सकती है। तो अब आप में से कोई मुझे बताएगा, डॉक्टर रिया या कोई भी, बाइकस्पिड आयोटिक वाल्व कौन से पेशेंट्स के अंदर होता है? एनी वन ऑफ यू काइंडली बताइएगा, क्योंकि मैं चैट नहीं देख रहा इस टाइम, माइक क्यों करके बता दीजिएगा। टर्नर टर्नर सिंड्रोम है सर। बताएं जी कौन सा? टर्नर सिंड्रोम टर्नर में सिंड्रोम। या टर्नर सिंड्रोम जो बच्चों होता है ना, जिसके अंदर हमें पता है कि उस पेशेंट के अंदर आयोटिक डायसेक्शन, डिसेंडिंग आयोटिक डायसेक्शन, उसके अंदर जो होर्शू किडनी होती है वो, उसके अंदर जो वजाइनल ब्लाइंडिंग होती है वो कॉमन होती है। नेक के अंदर आपको उसके बल्जिंग नजर आती है। उसकी जो हेयर लाइन होती है वो आपको ग्रो नजर आती है, मतलब एमिनोरिया होता है। और एक जो उसके अंदर इश्यू होता है वो होता है बाइकस्पिड का, मतलब उसका जो वॉल्व होता है ना वो बाइकस्पिड होता है। इसलिए अगर टर्नर सिंड्रोम वाला पेशेंट है ना, तो आपसे पूछे कि हाँ भाई इसमें कौन सा मरमर सुनाई दे सकता है, तो आपने क्या बताना है? क्रीसेंडो डी क्रीसेंडो। वेरी गुड। आगे आते हैं बच्चों, मिट्रो रिगर्गिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। एक और आपको अंदर की बात बताता हूँ, जो स्टिनोसिस वाले होते हैं ना, इनमें ज्यादातर क्रीसेंडो डी क्रीसेंडो सुनाई देते हैं। देखो ना, जब स्टिनोसिस है ना, तो पहले जब स्टिनोसिस में ना, चलो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, बहुत सारी चीजें मतलब बताने का दिल करता है। स्टिनोसिस का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ओपनिंग द वॉल्व। क्या मैं कह रहा हूँ, स्टिनोसिस का क्या मतलब है कि अगर आपके वॉल्व को ओपन होने में इश्यू है ना, तो वो स्टिनोसिस है। अगर आपके वॉल्व को क्लोज होने में प्रॉब्लम है, तो वो रिगर्गिटेशन है। क्या मैं कह रहा हूँ, अगर ओपन नहीं हो रहा तो स्टिनोसिस है, अगर सही से क्लोज नहीं हो रहा तो वो रिगर्गिटेशन है। अगर बच्चों ओपन नहीं हो रहा, तो मुझे उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ना। जब मैं उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाता हूँ ना, तो वहां से ज्यादा साउंड क्रिएट होता है। और जब ज्यादा साउंड क्रिएट होता है, अब आपका स्टेनोसिस वाला वाल्व जो होता है ना, वो थोड़ा सा खुलेगा, थोड़ा सा ब्लड जाएगा। जब वो ब्लड जाता है ना, तो ये डिक्रीसेंडो वाला वहां पर साउंड क्रिएट होता है। समझ रहे हैं? इसके कंपैरिजन में जब रिगर्गिटेशन होती है, अब रिगर्गिटेशन में क्या मसला है, सही से क्लोज ही नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा। जब वो सही से क्लोज नहीं होगा, तो बैक शंट होता रहता है ब्लड का कंटिन्यू पूरी कार्डिक साइकिल के अंदर। सो इसलिए आपको जो मरमर सुनाई देता है वो होता है होलो सिस्टोलिक मरमर, या जिसको हम कहते हैं पैन सिस्टोलिक मरमर, मतलब वो कंटिन्यूसली आपको साउंड सुनाई देता रहता है। मैंने इसलिए आप बच्चों को अक्सर बताया कि जब भी रिगर्गिटेशन है,
आयोटिक regurgitation है, मिटर आयोटिक में तो ज्यादातर मतलब वो डायस्टोलिक मर्मर है, बट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये अब लिख लीजिए आप कि कौन कौन से ऐसे मतलब ये कंडीशन है जहां पर हमें होलोसिस्टोलिक या पैन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देता है, जैसे यहाँ पर बना भी हुआ है, देख रहे हो ना ये। अगर S1 और S2 के दरमियान में है तो ये सिस्टोलिक है, और यहाँ पर तो वो डायस्टोलिक है। सो अगर ये कंटिन्यूली पैन सिस्टोलिक है ना, तो बच्चों ये मिटर रिगर्गिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। इन सब के अंदर आपको ये पैन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देते हैं। आगे आती है बच्चों मिटर वाल प्रोलैप्स। ये सारी चीजें हमने आसान करनी है। मिटर वाल प्रोलैप्स का क्या मतलब है कि जब मेरे पास जो मिटर वाल्व है ना वो प्रोलैप्स कर जाए। अब प्रोलैप्स कैसे हो रहा है कि मेरे पास S1 जो मतलब कि मिटर वॉल्व ओपन हुआ, ब्लड जा रहा है कहाँ पर जी, मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है जी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब जा रहा है ना, तो उसके दरमियान में अगर मेरे पास मिटर वॉल्व क्या है, वीक है, अगर क्या है मेरा मिटर वॉल्व वीक है, तो वो क्या कर देता है, ऊपर की तरफ प्रोलैप्स कर जाता है। जब वो ऊपर की तरफ प्रोलैप्स कर रहा है तो वो क्या करता है, वहां पर क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। शायद आप लोगों ने भी देखा हो ना, देखें, अगर ये आपका है वॉल्व, ये क्या है आपका वॉल्व, ठीक है, ये नॉर्मल वॉल्व। अब मैं दूसरी तरफ बनाता हूँ, ये आपका वीक वॉल्व है, ठीक है, वीक। अब जब आपके लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है ना, और यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, तो जो वीक होता है ना, ये ऐसे ऊपर की तरफ क्लिक करता है। तो जब वो क्लिक करता है ना, तो ये आपको मिटर वॉल प्रोलैप्स हो जाता है। उससे मेरे पास क्या होता है, मिड सिस्टोलिक क्लिक क्रिएट होता है, कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमें वहां पर क्लिक सुनाई देता है। तो ये मेरे पास मेटाबॉलिक प्रोलैप्स की वजह से होता है। और इसका रीजन क्या होता है, ज्यादातर जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाले पेशेंट्स होते हैं या जो मार्फन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोलैप्स आपको सुनाई देता है, ठीक है। आगे बच्चों आ गया वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब देखो ना, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, कंटिन्यूसली ब्लड आपके पास आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर, कंटिन्यूली ब्लड जा रहा है, तो वो कंटिन्यूस साउंड सुनाई देते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको होलोसिस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा, ठीक है जी। ये देखो ना, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर ज्यादातर कंजेनिटल इशू है। आगे आते हैं जी डायस्टोलिक मर्मर। जो वो ऊपर वाले थे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन सुनाई देते हैं, ये ऐसे हैं जो हमें ड्यूरिंग रिलैक्सेशन सुनाई देते हैं। ये देखो, अब ये सारे S2 के बाद। S2 का क्या मतलब है कि जब आपका मतलब कि अयोटिक वाल्व जो पल्मोनिक वाल्व क्लोज हो जाते हैं ना, तो उसके बाद मतलब आपको ये वाले साउंड सुनाई देते हैं। तो हमने कहा था कि भाई अगर मेरे पास वॉल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा, तो वो क्या है, रिगर्गिटेशन है। तो इसलिए देखो, अगर किसी पेशेंट को अयोटिक रिगर्गिटेशन है, तो हमने तो भाई लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को बाहर फेंक दिया अयोटा में, और पीछे से हमने अयोटिक वाल्व को क्लोज कर लिया ताकि पीछे ना आए। लेकिन अगर आपका वॉल्व क्लोज नहीं हुआ, तो वो ब्लड बैक शंट करके लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। जब वो बैक शंट करके वापस आ रहा होता है ना, तो उस दौरान वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। डेट इज अ ब्लोइंग साउंड है। ये मुझे एमबीएमई के अंदर क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है। सो डायस्टोलिक होगा, और उसके बाद पैन सिस्टोलिक मरमरा या होलोसिस्टोलिक मरमरा है, तो वो ज्यादा एयोटिक रिगर्गिटेशन होती है। और ये इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये एयोटिक जो एरिया है ये वहां पर सुनाई नहीं देता, ये आपको लेफ्ट लोअर स्टेनम बॉर्डर के ऊपर सुनाई देता है। अगर है बच्चों मिट्रस्टिनोसिस, मिट्रस्टिनोसिस वाला भी जो है ना, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, गलत भी करते हैं कि मिट्रस्टिनोसिस में कैसे पॉसिबल है कि डायस्टोलिक मरमर हो। बच्चों देखो, डायस्टोलिक होता है जब आपका हार्ट रिलैक्स हो रहा होता है। जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स है ना, तो उसके बाद ही आपके मिटल वॉल में ओपन होके लेफ्ट एट्रियम से ब्लड उसके अंदर फेंकना है ना। तो जब वो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ही ब्लड ऊपर से स्टिनोसिस है तो नहीं आ रहा, तो वो आपको ड्यूरिंग डायस्टोली आपको वो वाला साउंड सुनाई देता है, ठीक है। सो इसलिए मिटर स्टिनोसिस में हमें ये एक तो डायस्टोलिक मरमर है, और दूसरा नंबर पे ये डिले है। यहाँ पे याद रखिए, अगर डिले डायस्टोलिक मरमर है ना, तो वो मिटर स्टिनोसिस है। अगर अर्ली सिस्ट डायस्टोलिक मरमर है ना, तो वो मेरे पास क्या है, अयोटिक रिगर्गिटेशन, ठीक है। ये बातें आपने सारी यहाँ पर याद रखी, बाकी इन्होंने यहाँ पर इनके रीजन लिखे होंगे, वो आप रीड कर लीजिए। एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ, बच्चों के अंदर ना जो ज्यादातर मरमर सुनाई देते हैं ना, वो फिजियोलॉजिकल होते हैं। बच्चों के अंदर काफी सारे, आप देखो, आप जो जिस भी बच्चे को स्कल्टेट करोगे ना, आपको मरमर सुनाई देगा। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, ज्यादातर बिनाइन मरमर्स होते हैं। ये स्टेप 2 का मतलब कॉन्सेप्ट है कि बच्चों के अंदर ज्यादातर बिनाइन मरमर्स हमें सुनाई देते हैं, तो उसमें परेशान नहीं होना। परेशान होना कब है, अगर वो मरमर डायस्टोलिक है।
अगर आपको बच्चों के अंदर, क्योंकि जो बिनाइन मर्मर्स होते हैं ना वो ज्यादातर सिस्टोलिक होते हैं, अगर आपको बच्चों के अंदर डायस्टोलिक मर्मर सुनाई दे रहा है ना, तो वो पैथोलॉजिकल होता है। ठीक है, बाकी आपने परेशान नहीं होगा। ठीक है, आगे बच्चों कंटिन्यू मरमट, ये तो हमें पता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस है तो उस पेशेंट के अंदर हमें कंटिन्यू मशीन लाइक मरमर सुनाई देता है, लाउडेस्ट एट द एस2 हार्ट साउंड। तो ये हमें पता है ये क्या है, कंजेंटल इशू है। और जो पीडी है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, ज्यादातर कौन से पेशेंट्स के अंदर हमें दिखाई देता है, जिनके अंदर कंजेंटल रोबेला वायरस की वजह से इन्फेक्शन होता है। एक तो अपने लिथियम को नहीं भूलना जब भी आप वॉल्व को डिस्कस करें, क्योंकि लिथियम आपको एब्सटेन एनॉमली करती है। और एक आपने रुबेला वायरस को नहीं भूलना, क्योंकि ये डक्टस आर्टियोसिस करवाता है। इसलिए बताया, मैं चले आपको थोड़ी सी स्क्रीनिंग बताता हूँ, वैक्सीनेशन बताता हूँ, क्योंकि स्टेप 2 में सारी पढ़ी हमने वैक्सीनेशन। जब भी फीमेल प्रेगनेंसी, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पर ट्रेंड नहीं है, लेकिन यूएसए के अंदर ये है कि वहां पर प्रेगनेंसी से पहले फीमेल जो होती है ना वो स्क्रीनिंग के लिए आती है कि भाई मैं अब इंटरकोर्स के लिए जा रही हूँ, मैं कंसेप्शन के लिए जा रही हूँ, सो मैं उससे पहले अपने टेस्ट करवा लूँ। सो उनमें जो एक तो HIV का टेस्ट करते हैं, हैप बी का, हैप सी का, ये वाले टेस्ट किए जाते हैं। एक ये रुबेला की एंटीबॉडीज चेक की जाती हैं कि भाई इसको रुबेला की वजह से वायरस हुआ, क्या इसके इम्यून सिस्टम ने इसकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की हैं। अगर वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हैं, मतलब रुबेला की टिटर्स प्रेजेंट एंटीबॉडीज के, तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि फिर तो इशू नहीं होगा। वो तो आपको पता है ना कि एंटीबॉडीज हैं तो वो वायरस को कनेक्ट मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन उसमें अगर रुबेला की ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है ना, आप उसको एक्सोजीनियसली उसकी वैक्सीनेशन देते हो, पैसिव इम्यूनिटी उस फीमेल को दी जाती है ये रुबेला वायरस की। समझ रहे, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक डिजीज काज करवाता है रुबेला। ये कैटरैक्स काज करवा देता है, ये स्किन रैशेस काज करवा देता है, ये बच्चे के अंदर सेंसोरो न्यूरल हेयरिंग लॉस करवा देता है। सो इसलिए इसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर, क्योंकि जो जैसे बच्चा पैदा होता है ना उसको हम ये 2 4 6 मंथ के अंदर ये रुबेला की वैक्सीन देते हैं। मम्स, मिजल्स, रुबेला, MMR आपको याद है ना, तो वो 2 4 6 मंथ्स के अंदर हम उनको देते हैं। कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर ये रुबेला की वैक्सीनेशन नहीं दी जाती, वो है इंटरसिसेप्शन। जिनके अंदर वो GIT का प्रॉब्लम होता है ना, इंटरसिसेप्शन, उनको रुबेला की वैक्सीन नहीं देते। चले छोड़ें, ये बहुत लंबा है, थोड़ा बहुत चले आपको आइडिया का हो गया ना, पता होना चाहिए आपको। बच्चों आगे आती है मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। रोटा वायरस इन इंटरसेप्शन। हाँ शायद रोटा वायरस, बिल्कुल बिल्कुल रोटा वायरस। और ये रुबेला का भी वैसे उसके साथ ख्याल किया जाता है, ये भी नहीं दी जाती। ठीक है, वो तो उसकी टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं देना आपने। आगे आ गए जी हम मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। अब मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल के अंदर ना 4 से 5 फेजेस आपने इसकी याद रखनी है। फेज 0 1 2 3 4, ठीक है, मतलब ये है 4 है लेकिन टोटल ये 5 है क्योंकि इसके अंदर फेज 0 भी आती है। अब फेज 0 को सोच के ये नहीं कहना कि ये किसी काम की नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज होती है वो आपकी फेज 0 ही होती है। सबसे इंपॉर्टेंट फेज कौन सी होती है, ये फेज 0 ही होती है। क्यों? क्योंकि फेज 0 के दरमियान में आपका स्ट्रोक होना होता है। फेज 0 के दरमियान में आपकी यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगी। ठीक है, सो फेज 0 में डीपोलराइजेशन हुई। उसके बाद फेज जो 1 है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनिशियल रीपोलराइजेशन। जब आपने डीपोलराइजेशन कर लिया, आपने कॉन्ट्रैक्शन कर लिया, उसके बाद आप रिलैक्सेशन की तरफ जाओगे। ठीक है, सो रिलैक्सेशन हम कहते हैं रीपोलराइजेशन को। सो फेज 1 में मेरे पास इनिशियल रीपोलराइजेशन होती है, और फेज 2 के दरमियान में आपका प्लेच्यू बनता है। मतलब ऐसे समझो कि जो फेज 2 होती है ना, मैं अक्सर एक चीज कहता हूँ कि फेज 2 का मतलब है कि स्टॉप। स्टॉप से मुराद ये होता है कि वो प्लेच्यू क्रिएट हो गया, उस दौरान हमारे पास जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन नहीं हो रही होती। बहुत सारे बच्चों ने ना इसके ऊपर मुझे याद है कि रेगुलर क्लासेस में क्वेश्चन पूछते होते हैं कि सर हमें प्लेच्यू फेज का फायदा क्या है, कि ये जो फेज 2 बन रही है इसका हमें फायदा क्या होता है। तो बच्चों काइंडली याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के लिए ना ये प्लेच्यू फेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करनी है ना, सो ये प्लेच्यू स्टेज आपके लिए जरूरी होती है। देखो ना, आपके हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब उसको उस कॉन्ट्रैक्शन फेज में थोड़ी देर रहना चाहिए, ताकि वो क्या करे, हाई प्रेशर क्रिएट कर सके।
या अगर वो रिलैक्सेशन के अंदर भी जा रहा है तो थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन फेज के अंदर रहना चाहिए, ताकि उसकी क्या हो सके, प्रॉपर तरीके से मतलब उसकी रीफिलिंग हो सके। सो प्रॉपर या स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये प्लेचू फेज बहुत ज्यादा जरूरी। अगर किसी के अंदर कैल्शियम चैनल्स का मसला होता है ना कुछ पेशेंट्स के अंदर, सो उनकी ये वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन सही नहीं होती, उनकी कार्डियक आउटपुट भी कम आ रही होती है। ठीक है, तो इसलिए ये प्लेचू फेज जरूरी होती है। इसके अंदर आपका कैल्शियम का इनफ्लक्स हो रहा होता है और आपकी पोटाशियम का ई फ्लक्स हो रहा होता है। ये याद रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैल्शियम यहाँ पर अंदर आ रहा होता है, पोटाशियम बाहर जा रहा होता है। फिर मेरे पास स्टार्ट होती है फेज थ्री। फेज थ्री में होता है कि आपकी जो बिल्कुल रिपोलराइजेशन वाली फेज है, कि यहाँ पर जो पोटाशियम है ना वो कंटिन्यूसली आपका सेल से बाहर जा रहा होता है। और फिर फेज फोर, जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग फेज। रेस्ट के अंदर भी चार वर्ड्स हैं, फेज भी फोर है। तो जो रेस्टिंग फेज होती है ना उसको हम फेज फोर कहते हैं। ठीक है, जीरो डिपोलराइजेशन, फेज वन रिपोलराइजेशन इनिशियल हुई है अभी, मतलब ये नहीं कि रिपोलराइजेशन हो गई अभी, भाई स्टार्ट हुई है, कि जो डीपोलराइजेशन है ना वो रुकी है। फिर फेज टू जो प्लेचू स्टेज है, स्टेज थ्री रिपोलराइजेशन, टोटली जो पोटाशियम है उसका इफ्लक्स हो रहा। और जो फेज फोर है वो मेरे पास कौन सी आ गई है, दैट इज द रेस्टिंग फेज, जब आपका हार्ट क्या है, वो कहता है कि भाई मैं मुझे अब थोड़ा सा रिलैक्स भी करना है। ठीक, ये बातें याद रखनी। आगे आते हैं जी पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल। अब देखो बच्चों, दो तरह का पोटेंशियल होता है। ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट है ये, मतलब मैंने दो तीन वीडियोस के अंदर पढ़ाया हुआ था कि आपके हार्ट के अंदर ना ऑटोमेटिसिटी होती है। आपका हार्ट खुद ही कॉन्टैक्ट और रिलैक्स, अब देखो ना ऐसा तो नहीं है आपका, अगर आपका हार्ट अभी कॉन्टैक्ट और रिलैक्स कर रहा है ना, सो मजे की बात ये है कि इसको आपका ब्रेन ऊपर से कंट्रोल नहीं कर रहा। अब कंट्रोल से ये मुराद नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं कर रहा, नहीं, मुराद ये है कि जो इसकी कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन है ना, ये वाला जो फंक्शन है ये आपके हार्ट का अपने है। ये इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी है ऑटोमेटिसिटी की। जैसे हम कहते हैं ना कि ये ऑटो कनेक्ट है, ये ऑटो फंक्शनल है, कि ये खुद ब खुद काम कर रहा है। सो आपका हार्ट भी खुद काम करता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की, मतलब वो अक्सर जब ये चीज़ पूछी जाती है वो ये कहते हैं सर, ऊपर वो शुरू से पता होता है ना कि भाई ब्रेन ने सारे काम करने होते हैं। सर ऊपर से ब्रेन से मैसेज जाएगा हार्ट को, हार्ट कॉन्टैक्ट करता है, फिर ब्रेन से मैसेज आएगा तो वो रिलैक्स करता है। बच्चों ऐसा नहीं है, ये आपकी हार्ट की ऑटोमेटिसिटी होती है जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को कंट्रोल करती है, और उसके पीछे ये सारा पोटेंशियल का गेम होती है। पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल, जो आपका एसए नोड या जो आपका एवी नोड है बच्चों, ये आपकी हार्ट की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते होते हैं। ठीक है, एसए नोड आपका लेफ्ट एट्रियम के पास होता है, और जो हमारे पास एवी नोड होता है ये इंटर एट्रियल सेप्टम के मतलब आसपास इसकी लोकेशन होती है। अब इसमें ना हमने फेजेस को याद रखना है। ये पहले क्या लिखा हो, अक्कर्स इन एसए नोड एंड एवी नोड, देखो ना जो आपका ये ऊपर हमने पढ़ा है ना, पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल से ऊपर मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल को कंट्रोल करता है पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल, कि ये पोटेंशियल देता है आपके सेल को ताकि उसकी क्या हो सके, कंट्रैक्शन हो सके। अब उसके अंदर पांच फेजेस थी, यहाँ पर मेरे पास दो फेजेस नहीं होती। कौन कौन सी फेज नहीं है बच्चों, फेज वन और फेज टू हमारे पास नहीं होती। इनिशियल रिपोलराइजेशन और जो प्लेचू वाली फेज होती है ना, वो पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल के अंदर क्या होती है बच्चों, एब्सेंट होती है। यहाँ पर ये टोटली एब्सेंट होती है, वो उसकी ऑटोमेटिसिटी के लिए हमारे पास जरूरी होता है। कौन कौन सी फेज है, फेज फोर। फेज फोर कौन सी थी सर, हमें पता है रिलैक्सेशन वाली फेज है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होना। फिर मेरे पास आती है फेज जीरो। फेज जीरो में क्या होना है, डीपोलराइजेशन होनी है, अपस्ट्रोक होना है। फिर मेरे पास आती है फेज थ्री, और फेज थ्री आपको पता है, मैं इसलिए कहता हूँ फेज को अपनी फेज के ना फंक्शंस आपने याद रखने, कि जो जीरो है वो अपस्ट्रोक करवाती है, जो थ्री है वो मेरे पास रीपोलराइजेशन करवाती है। तो आपके ऐसे और एवी नोड के अंदर रिलैक्सेशन होती है, अपस्ट्रोक होता है, और मेरे पास रिपोलराइजेशन होती है। और ये जो मतलब अपस्ट्रोक हुआ है ना, ये पोटेंशियल मिलता है आपके हार्ट को, मायोकार्डियम को, उसके सेल को। फिर उसके अंदर मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब ये उसको जाके ट्रिगर करती है, स्टिमुलेट करता है आपका पेसमेकर एक्शन पोटेंशियल। सो ये आपने क्या रखना है इसके अंदर, याद रखना है। आगे आते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, मतलब कि ईसीजी। अब आप सबको पता है ईसीजी हम बहुत एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन कुछ इसके बेसिक्स का आपको पता होना चाहिए। ये आपके सामने एक ब्यूटीफुल सी ईसीजी पड़ी हुई है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले बच्चों आप देख लो कौन कौन सी वेव है। एक मेरे पास पी वेव है, दूसरे नंबर एक क्यू आर एस वेव है, और एक मेरे पास है टी वेव। अब इनका मतलब क्या होता है बच्चों, पी का मतलब होता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, क्यू आर एस का मतलब होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन,
और टी का मतलब होता है रिलैक्सेशन या रिपोलराइजेशन। जब आपका हार्ट रिलैक्सिंग फेज के अंदर चला जाता है या रिपोलराइजेशन में चला जाता है। पी का मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, और उसका पी आर इंटरवल है कि जब आपके पास ना एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उसके बाद आगे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, तो दरमियान वाली फेज होती है। ऐसे नोड से ए वी नोड के दरमियान में जो फेज आती है। उसके बाद क्यू आर एस, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद थोड़ी सी रिलैक्सेशन वाली फेज आती है जब पोटेंशियल का चेंज नहीं होता। सो वो मेरे पास ये एस टी एल, ये क्या इसको कहते हैं, एस टी इंटरवल है। और फिर जो टी है वो है रिलैक्सेशन, कि आपके हार्ट का डायस्टोल चल रहा है। अगर इसमें और क्या यहाँ पर चीजें मेंशन करते हैं, ठीक है, मतलब बेसिक यही है सारी वाले। मैं इसकी असल में ना पैथोलॉजी आपको बताता हूँ, वो ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पैथोलॉजी इसकी पुराने एडिशन में तो इसमें फिजियो के साथ थी, शायद इसमें इन्होंने नए वालों में आगे पीछे कही हुई है। चलिए मैं इसकी पैथो में ना थोड़ी सी बेसिक यहाँ पर है, मैं इसकी पैथो के अंदर आपको बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आने हैं। आगे बच्चों आते हैं ए एन पी एंड द बी एन पी। ANP and the BNP, atrial natriureteric peptide and the brain या B type natriureteric peptide। अच्छा बच्चों ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ANP है ना ये आपके एटीएस से रिलीज होता है। जो BNP है ये आपके वेंट्रिकल से रिलीज होता है। ठीक है, हार्ट के जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स तो वैसे आपके ब्रेन के अंदर भी होते हैं, बट ये आपके हार्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये वहां से रिलीज होते हैं। ANP और BNP सर रिलीज कब होते हैं? काइंडली याद रखिए कि जब आपको हार्ट फेलियर होता है ना, सो कंपनसेशन के लिए ना आपके हार्ट को कंपनसेट करने के लिए ANP और BNP रिलीज होते हैं। मैंने आपको अक्सर लेक्चर्स के अंदर एक चीज बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपके हर ऑर्गन, हर सिस्टम के अंदर कंपनसेशन रखी हुई है। कि अगर आपका हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है ना, तो वो दरमियान के अंदर कंपनसेट करता है पहले, ठीक है, ताकि वो कुछ मंथ्स तक या कुछ ईयर तक क्या करे, काम करता है। आपकी किडनी फेलियर की तरफ जाएगी तो वो स्टार्ट के अंदर आपको सिम्टम नहीं आएंगे, क्योंकि कंपनसेशन हो रही होती है तब तक। आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम है, स्टार्ट के अंदर आपको, चाहे उसमें पैथोलॉजी क्रिएट होगी, स्टार्ट के अंदर आपको सिम्टम्स नहीं आती क्योंकि कंपनसेशन हो रही होती। आपका ब्रेन का भी ये सिस्टम है। मैं मतलब जितने मैंने सिस्टम पढ़ाए हुए मैंने सबकी कंपनसेशन आपको साथ साथ पढ़ाई हुई है। अब यहाँ पर आपका बच्चों हार्ट कॉन्टैक्ट सही से नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए ना देखो ना, हार्ट सही से काम नहीं कर रहा, तो अगर मेरे हार्ट के अंदर ज्यादा वॉल्यूम जाएगा तो बेचारा वो फेल हो जाएगा ना। इसलिए हम क्या करते हैं, आपका हार्ट ANP BNP को रिलीज करता है, ब्लड वॉल्यूम को ब्लड सर्कुलेशन में कम कर देता है, ताकि हार्ट की तरफ वॉल्यूम में कम जाए और उसको क्या करना पड़े, कम ही फंक्शन परफॉर्म करना पड़े। सो इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको डिजीज तब होती है जब आपके ऑर्गन्स की कंपनसेशन फेल होती है। आपने पढ़ा हुआ है ना, डीकम्पनसेशन हार्ट फेलियर या डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, कि भाई अब तो जो कंपनसेट होना था वो भी खत्म हो गया, इसलिए आपको सिम्टम्स आ रही हैं। आपने देखा है ना कि जब पेशेंट को पल्मोनरी सिम्टम्स आती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, वो कब आती? जब डीकम्पनसेशन है, जब आपका ANP और BNP भी काम करना छोड़ जाए। सो ये ANP और BNP क्या करते हैं, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को कंपनसेट करते हैं। जब ये भी बेचारे कंपनसेट करना छोड़ देते हैं, फिर हम उसको कहते हैं डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। फिर आपको क्या है, पल्मोनरी और सिस्टेमिक सिम्टम्स आते हैं। ठीक, गुड हो गया। आगे आते हैं बच्चों कीमोरेसेप्टर्स एंड द बैरोरेसेप्टर्स। बैरोरेसेप्टर्स होते हैं जो हमारे पास प्रेशर को मेजर करते हैं। कीमोरेसेप्टर्स होते हैं जो आपके केमिकल्स को मेजर करते हैं। केमिकल से मुराद ये नहीं है कि भाई वो कोई इधर कोई एसिडिक एसिड को मेजर कर रहे, नहीं। केमिकल्स का मतलब यहाँ पर ये है, आपकी ऑक्सीजन, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ये मेजर करते हैं। क्योंकि देखो ना, आपके हार्ट का मकसद क्या है, आपके हार्ट का मतलब मकसद ये है कि भाई मैंने पूरी बॉडी के हर सेल को, हर टिश्यू को ऑक्सीजन देनी है, मैंने आपकी पूरी बॉडी का प्रेशर मेंटेन करके रखना है। सो अगर मेरे किसी सेल को या टिश्यू को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रही, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि यार मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो ब्रेन को शिकायत करेगा। आपका ब्रेन कहेगा यार इसको, इस सेल का, वो जो आपका फुट के अंदर सेल है ना, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, हार्ट जरा काम जल्दी करो। सो हमारे पास ऑक्सीजन कम मिली, कीमो रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, ब्रेन को फंक्शन दिया, NTS को, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरस को मैसेज किया,
वो क्या करेगा, अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करेगा, आपके हार्ट की हार्ट रेट को इंक्रीज करवाएगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी, आपके जो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी उनको ऑक्सीजन मिल जाएगी। इसी तरह अगर आपका प्रेशर कम होता है, वो किसी भी वजह की, वो आपका हेमरेजिक शॉक हो गया है, वो आपका मतलब सेप्टिक शॉक हो गया, वट एवर द रीजन, अगर आपका जो प्रेशर है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कम है, उसको आपको बैरोरिसेप्टर्स आपके डिटेक्ट करेंगे, वो मैसेज देंगे किसको, आपके एनटीएस को, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटारिस, दैट इज प्रेजेंट इन द मिडुला ऑब्लंगेटा ऑफ योर ब्रेन, आई गेस, ठीक, मतलब पोस्टीरियर फोसा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वो जो एंटीएस न्यूक्लियस होता है ना, वो फिर क्या करता है, चल भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो, और क्या कर, ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करके। इसी तरह अगर आपका प्रेशर ज्यादा है ना, तो बैरोसेप्टर दोबारा रिजेक्ट, मतलब कि उसको डिटेक्ट करेंगे कि भाई प्रेशर ज्यादा है, एंटीएस के पास मैसेज जाएगा। अब एंटीएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं करेगा, अब वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करेगा। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से क्या होता है, आपकी हार्ट रेट कम होती है, हार्ट रेट कम होगी, कार्डिक आउटपुट कम आएगी, ब्लड वॉल्यूम कम आएगा, सो आपका जो प्रेशर वो किसी हद तक डिक्रीज हो जाएगा। सो कीमो और जो बैरोरिसेप्टर है, ये आपके कंपनसेटरी मैकेनिज्म के बड़े इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, या बड़े इंपॉर्टेंट आप समझ लो कि ये पार्ट्स हैं, कि जो आपको आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी डिटेक्ट करके रखते हैं, और जो प्रेशर को भी डिटेक्ट करके रखते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि अगर कोई पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर है, या अगर किसी पेशेंट को हाइपर ऑक्सीया हो जाता है, कि बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन चली गई, ये भी होता है बच्चों, हाइपर ऑक्सीया भी होता है, जरूरी नहीं कि हाइपर कैप्निया ही होता है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ही जाए, हाइपर ऑक्सीया भी हो जाता है। अगर हम किसी पेशेंट को मतलब कि फोर्स इंस्पायरेटरी ऑक्सीजन ज्यादा दे देना, मतलब वेंटिलेटर सेटिंग आपकी गलत हो जाए, ये पीड्स की वार्ड में ये बड़ी गलतियां होती हैं, कि वो ज्यादा ऑक्सीजन बच्चे को देते, बच्चे को हाइपर ऑक्सीया हो जाता है। सो हाइपरोक्सिया की वजह से क्या, कीमोरेसेप्टर कहता है ओ यार साढ़े को, हमारे पास ऑक्सीजन ही बड़ी है, हमें हार्ट के फंक्शन की जरूरत नहीं है, ब्रेडिकार्डिया काज करवा देता है। समझ रहे? इसलिए वेंटिलेटर की सेटिंग आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है, और अप्लाई भी सही से करनी है, तो उसकी वजह से ये हाइपरोक्सिया हाइपर कैप्निया हो सकती है। तो ये इसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट है, तो आपने यहाँ पर याद रखना है। नॉर्मल रेस्टिंग कार्डिक प्रेशर, बच्चों ये प्रेशर आपने याद रखना है, क्योंकि ना ये अक्सर जगह पर पूछे जाते हैं, लेकिन हमें ये भूल जाते हैं। बट आपने याद रखने, राइट एटीएम के अंदर कितना प्रेशर होता है, लेस देन 5। राइट वेंट्रिकल के अंदर कितना प्रेशर होता है, 25 सिस्टोलिक है, और लेस देन 5 डायस्टोलिक है। और उसके बाद हमारे पास जो पल्मोनी आर्टरी है, इसके अंदर क्या है, 25/8 है। अगर ये 25 से ऊपर जाएगा ना, तो वो पल्मोनी हाइपरटेंशन होती है। क्या होती है, 25 से ऊपर जाएगा तो ये पल्मोनी हाइपरटेंशन होगी, ठीक है। इसी तरह जो लेफ्ट एट्रियम है ना, इसका प्रेशर कितना है, ये लेस देन 12 होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि अगर ये 12 से ऊपर जाएगा ना, अगर ये 12 से ऊपर जाएगा तो भाई ये पेशेंट हार्ट फेलियर वाला होता है। ये अक्सर हम, ये जो पल्मोनी कैपिलरी वेज प्रेशर है ना, ये मेजर करते हैं कैथेटराइजेशन से। सो अगर ये वाला प्रेशर ज्यादा आ रहा होता है ना, तो वो पेशेंट हार्ट फेलियर का होता है, ठीक है। सो सिस्टोलिक कितना है, 120/<12, ठीक है, सिस्टोलिक एंड द सिस्टोलिक, वही मैं आपको बात बता रहा था वो, कि आपके अयोटा के अंदर भी मेरे पास ऑलमोस्ट 120 होता है, तो हमें यहाँ पर प्रेशर को ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये 4 से 5 प्रेशर आपने याद रखनी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो मेरे पास, राइट एट्रियम लेस देन 5, राइट वेंट्रिकल 25, पल्मोनी आर्टरी 25, लेफ्ट एट्रियम 12 है, और लेफ्ट वेंट्रिकल 120, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीजें याद रखनी। अब यहाँ पर बच्चों लिखी हुई है ऑटो रेगुलेशन, कि आपका जो हर ऑर्गन है ना, ऑलमोस्ट उसके अंदर क्या होती है, ऑटो रेगुलेशन होती है। सबसे पहले मेरे पास क्या है, लंग्स। लंग्स के अंदर क्या है, ऑटो रेगुलेशन, मतलब कि डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन से हैं, वो है हाइपोक्सिया। मैं आपको जनरली बता, आपके लंग्स के अंदर ना, जब भी हाइपोक्सिया होगा ना, तो उसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है। ये बड़ा जनरल कॉन्सेप्ट है, हमने बहुत दफा इस चीज के ऊपर बहस की हुई है, कि अगर आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कम है, आपको हाइपोक्सिया होगा। और अगर हाइपोक्सिया होगा, तो जो पल्मोनरी आर्टरीज या जो पल्मोनरी वेन्स है, उनके अंदर वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी। काइंडली टू रिमेंबर दैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपकी सारी मैकेनिक्स के ऊपर नीचे ये कॉन्सेप्ट कर देते हैं। हाइपोक्सिया अगर लंग्स में हो रहा है, वैसोकंस्ट्रिक्शन है। हाइपोक्सिया अगर आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में है, तो वैसोडाइलेशन होगी।
वैसोडाइलेशन, अगर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कम है तो वैसोडाइलेशन होती है, लंग्स में ऑक्सीजन कम है तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी। अब आप कहेंगे कि जी डॉक्टर जरा आप बैठे हो वो मेरी बात नहीं मान रहे, वो कह रहे नहीं सर ऐसा नहीं होता कि लंग्स के अंदर हाइपोक्सिया की वजह से ना पल्मोनी आर्टरीज के अंदर ना वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूंगा बच्चों फीटल सर्कुलेशन की, कि जो बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है ना, हमने बात की थी कि वो ऑक्सीजन तो ले ही नहीं रहा, मतलब कि उसके लंग्स के अंदर तो ऑक्सीजन नहीं ना जा रही होती। जब उसके लंग्स में ऑक्सीजन नहीं ना जा रही होती तो उसको क्या होता है, उसके लंग्स में हाइपोक्सिया। जब उसके लंग्स में हाइपोक्सिया होता है ना तो जो उसकी पल्मोनरी वेन्स है ना बच्चों, उसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है। जब उनमें वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है ना तो इसी वजह से हमने देखा था कि पल्मोनी ट्रंक क्या कर रही है, वो ब्लड को पल्मोनी आर्टरीज में नहीं फेंक रही। क्यों? बिकॉज देर इज अ स्ट्रॉन्ग वैसो कंस्ट्रिक्शन देयर। तो इसीलिए डक्टस आर्टियोसिम की मदद से वो पल्मोनी ट्रंक से डिसेंडिंग एयोर्टा में वो ब्लड जा रहा था फिटल सर्कुलेशन में, क्योंकि हाइपोक्सिया हुआ वैसो कंस्ट्रिक्शन हुई। तो ये भी यहाँ पर आपने याद रखना है, लंग्स में जब भी हाइपोक्सिया होगा वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है, आगे बात है जी हार्ट। हार्ट के अंदर क्या है जी, लोकल मेटाबॉलाइट्स हैं, मतलब कि जब भी हमारे पास कंपनसेशन होगी तो उसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सबको क्या कहते हैं आपका हार्ट, इनको मतलब कि ये डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं सारे। ऑक्सीजन कम है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों ब्रेन, लोकल मेटाबॉलाइट्स क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात याद रखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये आपकी ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है ना उनके अंदर वैसोडाइलेशन काज करवाती है। क्या करवाती है? वैसोडाइलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्रेनियल या क्या कहते हैं सेरिब्रल आर्टरीज होती है जो, उनमें वैसो डायलेशन करवाती है। अब आप इसको अप्लाई करो, अगर किसी बंदे में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन में जाएगी, ज्यादा वैसो डायलेशन होगी, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर कम हो जाएगा। अगर किसी बंदे के ब्रेन की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड कम जा रही है, उसमें क्या होगी? वैसो कंस्ट्रिक्शन। ये बड़ा यूटिलाइज होता है। अगर कोई बंदा है ना जिसमें आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, पता है उसकी उसकी सर्कुलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा करते हैं। वो आप कैसे करते हो? आप जो उसका वो होता है ना वेंटिलेटर, वेंटिलेटर के ऊपर आप उसकी रिस्पायरेटरी रेट कम कर देते हो। जब रिस्पायरेटरी रेट कम होती है, आप कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से कम निकालते हो, सर्कुलेशन में हाइपर कैपनिया होता है। हाइपर कैपनिया की वजह से ब्रेन में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, ब्रेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाएगी तो वो वैसोडाइलेशन काज करेगी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो जो ब्लरीनेस ऑफ विजन, हेडिक, वो वाली सिम्टम ठीक हो जाती है। ठीक है, ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा सीधे। इसके अलावा बच्चों आपकी किडनीज के अंदर जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म वो कौन से है? वो मायोजेनिक और द ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक है। बहुत डिटेल के अंदर हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। स्केलेटल मसल्स के अंदर वही है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मसल को इनफ ऑक्सीजन ना मिले तो वो क्या करना शुरू कर देता है, वो हमारे पास लैक्टेट ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और अडीनोसिन को ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आपके मसल ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे ना, तो जो मसल्स की ब्लड वेसल्स हैं उनमें डायलेशन होगी। जब उनमें डायलेशन होगी तो आपके मसल्स की तरफ ब्लड की सप्लाई भी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बच्चों स्किन। स्किन के अंदर क्या होगा? सिंपैथेटिक वैसोकंस्ट्रिक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर द टेम्परेचर कंट्रोल। आप सबको पता है कि अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होना तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, वेपोराइजेशन ज्यादा होती है, बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होता है। ठीक है, ये तो मेरे पास नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस। बाकी बच्चों ये कैपिलरी फ्लूइड एक्सचेंज नहीं पूछा जाता कहीं पर भी, और बाकी भी ये कॉन्सेप्ट हमने काफी दफा डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 घंटे का सेशन है वो वाइंड अप होता है। बाकी इंशाल्लाह हम कल यहाँ से कंटिन्यू करें। ठीक है।